हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल राठौर करंट अफेयर्स। ये हमारा नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स के सेशन का सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट भी आप देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इसरो को भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन करने की परमिशन दी है। चंद्रयान 4 मिशन क्या है? चंद्रयान 4 है एक लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, मतलब कि ये चांद पे जाएगा और चांद से सैंपल लेके वापस आएगा भारत में। ठीक है। ये जो मिशन होते हैं लूनर सैंपल रिटर्न मिशन, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मिशन होते हैं, क्योंकि पहले तो चांद तक पहुंचना होता है, फिर चांद तक पहुंचने के बाद लैंड करना होता है। लैंडिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है चांद पे। फिर दूसरा, आपको सैंपल इकट्ठे करने होते हैं। फिर सैंपल इकट्ठे करने के बाद आपको वापस उड़ान भरनी होती है। फिर उड़ान भरने के बाद फिर आपको प्रॉपर इंडिया के आसपास लैंड करना होगा। तो काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स मिशन हो जाता है। और आज तक इतने कॉम्प्लेक्स मिशन सिर्फ 3 देशों ने करे हैं। पहला है यूएसए, फिर रशिया और चाइना। ठीक है, सिर्फ 3 देश ये चीज़ कर चुके हैं और अब भारत ये करने वाला है। ठीक है। और कब होने वाला है चंद्रयान 4 मिशन, इसके डेट आप याद रखिएगा। ये है 2028 में। 2028 में इसरो ने टारगेट करा है कि वो चंद्रयान 4 मिशन कंडक्ट करेगा। ओके। एक और जो मिशन फिलहाल में जो जिसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी वो है लुपेक्स मिशन। लुपेक्स मिशन क्या है? लुपेक्स मिशन है जापान के साथ। जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा, आप ये नाम देख सकते हैं जाक्सा। इसका फुल फॉर्म क्या है? जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ओके। जाक्सा के साथ ये मिशन करेगा लुपेक्स। ये भी चांद के ऊपर ही मिशन होने वाला है। चांद के जो साउथ पोल का जो रीजन है वहाँ पे इसरो और जापान की जाक्सा वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगी। ओके। और ये कब होने वाला है? ये 2027-28 तक बात चल रही है कि 2027 से 28 तक ये मिशन दोनों एजेंसी मिलके करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड जैसे गगनयान 4 के बारे में चर्चा चल रही है, तो गगनयान 3 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गगनयान 3 के बारे में भी हम जान लेते हैं। ये मैंने मेरी पिछली स्लाइड में कवर करा था अच्छे से। एक और बार हम इसे देख लेते हैं। गगनयान 3 मिशन क्या होने वाला है? गगनयान 3 मिशन है जो हमारे भारत के एस्ट्रोनॉट्स हैं, हम उन्हें हमारी लो अर्थ ऑर्बिट लियो में भेजने वाले हैं। और ये 3 दिन का मिशन होगा। ठीक है। और 3 एस्ट्रोनॉट्स हम भेजेंगे। ओके। और गगनयान 3 जो मिशन है उसकी हमने जो डेट सेट करी है, वो डेट कब की सेट करी है? हमने सेट करी है वो 2027। ओके। ये डेट हमें, ये ईयर हमें याद रखनी है। 2027 में गगनयान 3 मिशन होगा। और जिसे अभी अप्रूवल जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था वो था चंद्रयान 4 का अप्रूवल मिला था। तो चंद्रयान 3 जो मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन ये भी इम्पोर्टेंस रखता है। ओके। चंद्रयान 3 मिशन क्या था? चंद्रयान 3 मिशन था इसरो का, जब हमने हमारे इसरो के सैटेलाइट ने, हमारे इसरो के जो रोवर था उसने मून पे लैंड करा था, साउथ पोल पे। ठीक है, साउथ पोल पे लैंड करा था। और साउथ पोल पे लैंड करने वाला हमारा भारत वर्ल्ड का पहला देश बन चुका था उस टाइम। ठीक है। उस समय तक किसी भी देश ने चांद के जो साउथ पोल है उस पर लैंड नहीं किया था। तो चंद्रयान 3 भी एक इंपॉर्टेंट मिशन था। ओके। और उसमें हमारा जो लैंडर था उसका नाम क्या था? लैंडर था हमारा विक्रम। ओके। और जो रोवर था जो जांच करता है मून की सॉइल पे, उसे रोवर बोलते हैं। एक रोबोट जैसा जो छोटी सी गाड़ी जैसी होती है उसको रोवर बोलते हैं। रोवर का नाम था प्रज्ञान। ओके। रिसेंटली भारत और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में एक एक्सरसाइज कंडक्ट हुई। उस एक्सरसाइज का नाम क्या था? उस एक्सरसाइज का नाम था एक्सरसाइज गरुड़। ये आप देख सकते हैं, एक्सरसाइज गरुड़ 25। ओके। इंडियन और फ्रेंच एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज होती है गरुड़ एक्सरसाइज। इंडिया और फ्रांस के बीच में और दूसरी एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट होती है, उनका भी हम नाम देख लेते हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है और काफ़ी एग्जामों में पूछी भी जा चुकी है। तो एक है ये शक्ति। ये शक्ति होती है आर्मी की, इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। ओके। फिर एक है गरुड़, जो जैसा हमने अभी देखा रिसेंटली थोड़ी देर पहले, गरुड़ एक्सरसाइज एयरफोर्स की। और तीसरी है वरुण। वरुण होती है फ्रेंच नेवी और इंडियन नेवी के बीच में। ओके। रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप उसको इंडक्ट करा है। उस शिप का नाम क्या है? उस शिप का नाम है माहे। ओके। इसका काम क्या है? ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर में काम आएगी।
और जो इसकी क्लास है, ये जहाज़ है, इसका क्लास है माही क्लास। ओके, ये माही क्लास का जहाज़ है, तो ये भी हमें याद रखना है। टोटल ऐसी 8 एंटी सबमरीन शिप्स बनने वाली है। कितनी बनेगी? टोटल 8 बनने वाली, और इन्हें बनाएगा कौन? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स को बनाएगा। ओके, अब हम इसके बारे में कुछ और जानकारी जान लेते हैं। टोटल हमारे यहाँ अगर हम देखें, जो इम्पोर्टेंट जो नेवी के लिए शिप्स बनती हैं वो शिपयार्ड्स में बनती है। ठीक है, तो शिपयार्ड्स इंडिया में इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं? जैसा अभी हमने देखा रिसेंटली, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ओके, ये है मैसगॉन डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड। ये कहाँ आता है? मुंबई में आता है। ओके, कोच्चि कहाँ आता है? कोच्चि आता है केरला में। ओके, मैसगॉन डॉक शिप बिल्डर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिया का सबसे बड़ा शिप बिल्डर है ये। और जितने भी शिपयार्ड्स है नेवी के लिए जो शिप्स बनाते हैं, उसमें से नवरत्न स्टेटस सिर्फ मैसगॉन को मिला है। ओके, मैसगॉन मुंबई वाला जो है, इसे नवरत्न स्टेटस मिला है, बाकी किसी को भी नवरत्न स्टेटस नहीं मिला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है ये मैसगॉन भारत की डिफेंस के लिए। ओके, अगला है गार्डन रीच शिप बिल्डर। ये कहाँ आता है? कोलकाता। ओके, ये आता है कोलकाता में। अगला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ये आता है विशाखापट्टनम में। उसके बाद गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ है ये? गोवा में। और कौन सी सिटी में आता है? वेस्को डा गामा। वेस्को डा गामा एक पोर्ट सिटी है गोवा की, वहाँ पे ये शिपयार्ड है। ओके, रिसेंटली दुबई एयर शो हुआ। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में था ये, और इंडिया के लिए एक अच्छी खबर, बिल्कुल ही अच्छी खबर नहीं थी वहाँ की। ये हुआ था अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई में। नाम से ही पता चल रहा, दुबई एयर शो तो कहाँ हुआ होगा? दुबई में। और कहाँ पे था ये? कौन से एयरपोर्ट पे था? अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। इस एयर शो में वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जैसे कि यूएस हो गया, यूरोप की इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हो गई, चाइना, है ना, और साथ ही रशिया, इंडिया, सारी जो मेजर डिफेंस कंट्रीज़ है, उन्होंने अपनी फाइटिंग कैपेबिलिटीज़, अपनी एयरफोर्स की जो फाइटर जेट्स है वो शोकेस करे, और अपनी टेक्नोलॉजी शोकेस करी दुबई एयर शो में। काफ़ी ये न्यूज़ में था दुबई एयर शो। ठीक है, और यहाँ पे इंडिया का तेजस विमान अनफॉर्चुनेटली सॉटी के दौरान, अपने प्रदर्शन के दौरान, वो अनफॉर्चुनेटली एक गलत हादसे का शिकार हो गया। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था, तो हमें याद रखना है दुबई एयर शो। मोहम्मद लतीफ़ खान को मिला है रिसेंटली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद नेशनल अवार्ड। ठीक है, ये कौन सी सरकार ने दिया है इन्हें? तेलंगाना सरकार ने। ठीक है, ये अवार्ड इन्हें किस लिए मिला है? ये मिला है इन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए, जो गरीब तबके हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करा शिक्षा के डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मिला है मोहम्मद लतीफ़ खान को। ठीक है, मोहम्मद लतीफ़ खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे? ये हमारे भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ओके, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फोटो में आप देख सकते हैं, अवार्ड दे रहे हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। ठीक है, चैंग ई स्पेस मिशन। चैंग ई स्पेस मिशन ये किसका था? चाइना का। ठीक है, चैंग ई स्पेस मिशन ये मून से सैंपल लेके आया था, और रिसेंटली जो मून के सैंपल है उसमें आयरन ऑक्साइड कौन कौन से? एक हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेमाइट। दो आयरन ऑक्साइड मून के जो सॉइल है उसके सैंपल्स में मिले हैं चाइनीज़ रिसर्चर्स को, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो जाती है, क्योंकि आज तक ये चीज़ लूनर सॉइल में आज तक पाई नहीं गई थी, और चाइना ने पहली बार इसकी डिस्कवरी करी है। ठीक है, हेमेटाइट और मैग्नेमाइट, इसका फॉर्मूला हेमेटाइट का आप देख सकते हैं Fe2O3, और मैग्नेमाइट का फॉर्मूला भी यही है Fe2O3। इन दोनों के सिर्फ स्ट्रक्चर में अंतर होता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर अलग होता है। इसकी डिस्कवरी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता था साइंटिस्ट के द्वारा कि जो आयरन है या तो उस स्टेट में मिलेगा जिसमें वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं कर रहा है Fe0, या फिर Fe2+। Fe मतलब जब आयरन 2 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है उस स्टेट में मिलता है किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके, तो वही स्टेज साइंटिस्टों को लगता था कि सिर्फ प्रेजेंट है। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं Fe2O3 मतलब आयरन ने 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो ऐसा माना जाता था कि चांद पे पॉसिबल नहीं है, मगर ये चाइना ने दिखाया कि चांद पे ये फ़िलहाल
इस स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26th हॉर्नबिल फेस्टिवल। 26th हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ, कहाँ होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल? हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में होता है, नागालैंड में कहाँ होता है? किसामा, किसामा नामक जगह है, वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल कंडक्ट होता है। ठीक है, इस बार का हॉर्नबिल फेस्टिवल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार 6 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, काफ़ी मेजर कंट्रीज़ हैं, ये नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसमें पार्टनर कंट्रीज़ के रूप में थी। पार्टनर कंट्रीज़ क्या होता है? पार्टनर कंट्रीज़ का मतलब ये होता है कि ये जो कंट्रीज़ है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड, माल्टा, स्विट्ज़रलैंड एंड यूके, ये 6 कंट्रीज़ पार्टनर कंट्रीज़ थी। ये 6 पार्टनर कंट्रीज़ हॉर्नबिल फेस्टिवल में अपना खुद का जो कल्चर है और अपने खुद के जो उनका ट्रेडिशन है वो शोकेस करेंगे, और जिससे कि उनका खुद का भी जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो शो हो सके इंडिया में, और उनके लिए जो भारत में उनका टूरिज़्म, भारत के लोगों के प्रति उनके लिए, उनके देश में टूरिज़्म बढ़ सके, ये भी इसके लिए ये पार्टनर कंट्रीज़ थी। ठीक है, और हॉर्नबिल फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस और ये बढ़ा देती है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जब अपने कल्चर को शोकेस करेगी नागालैंड में तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल एक टूरिज़्म को प्रमोट करने वाला फेस्टिवल है जहाँ पे नागालैंड में वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स है अपना कल्चर शोकेस करती है, अपना डांस शोकेस करती है। ठीक है, जिससे कि नागालैंड का टूरिज़्म और ज़्यादा बढ़ सके। जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था स्टार्ट सन 2000 में। ठीक है, और ये 26वां था, तो 26 साल हो गए हैं इसको स्टार्ट हुए हुए। टॉम क्रूज, इन्हें आप सब जानते होंगे, फेमस हॉलीवुड स्टार है। टॉम क्रूज को रिसेंटली ऑनररी ऑस्कर मिला है। ऑनररी ऑस्कर इन्हें मिला है इनके कंट्रीब्यूशन, सिनेमा के कंट्रीब्यूशन को देखते हुए, जो इन्होंने इतने साल का इनका करियर रहा है फिलहाल अभी तक, और इन्होंने जो इतनी फेमस मूवीज़ दी है जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल हो गया, है ना, आपने देखी होगी मिशन इम्पॉसिबल मूवी, टॉप गन मूवी, काफ़ी फेमस इनकी सीरीज़ थी मिशन इम्पॉसिबल वाली, और इन्हें अभी तक एक भी ऑस्कर नहीं मिला था, तो इन्हें इस बार मिला है ऑनररी ऑस्कर इनके सिनेमा को कंट्रीब्यूशन देखते हुए। ठीक है, कर्नाटक के जो आईटी मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च करा है, उसका नाम है कियो। ठीक है, क्या नाम है? कियो। कियो ये एक एआई एनेबल्ड, बोल सकते हैं, एक सस्ता सा पर्सनल कंप्यूटर इन्होंने लॉन्च करा है जिसमें एआई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है उस कंप्यूटर में। ठीक है, और उसके बाद ये एक अफोर्डेबल इनिशिएटिव है कि लोग सस्ते एआई एनेबल्ड चीज़ें या पीसीस खरीद सकें। तो इसकी जो प्राइस बताई जा रही है लगभग 19,000 बताई जा रही है, और ये कौन से स्टेट ने लॉन्च करा है? कर्नाटक ने। इसका नाम क्या है? कियो, और इसे डेवलप करा है कर्नाटक स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका नाम है कियोनिक्स। देख सकते हैं आप, कियोनिक्स के ऊपर नाम रखा है कियो। ठीक है, रोलेइन फेस्टिवल ये न्यूज़ में काफ़ी छाया हुआ था। जो आप यहाँ पे इमेजेस देख सकते हैं ये काफ़ी वायरल चल रही थी पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया में। ठीक है, इनकी वेशभूषा को काफ़ी पसंद किया जा रहा था, और रिसेंटली सोशल मीडिया के कारण ये काफ़ी चर्चा में था, मगर ये जो फेस्टिवल है ये काफ़ी पुराना है। ऐसा बोला जाता है कि ये फेस्टिवल लगभग 5,000 साल पुराना है, मगर सोशल मीडिया पे इसके कुछ इमेजेस अभी रिसेंटली में वायरल हुई और पूरे देश में ये चर्चा में आ गया ये वाला फेस्टिवल। ठीक है, इनकी वेशभूषा को देखते हुए काफ़ी सुंदर लग रही है इनकी वेशभूषा। ये जो रोलिन फेस्टिवल है ये मनाया जाता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, आप नाम पढ़ सकते हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मेजरली बस आपको याद रखना है कहाँ मनाया जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है रोलिन फेस्टिवल। ओके, ये रोलिन फेस्टिवल मनाया किस लिए जाता है? हमें पता है हिमाचल में आती है हिमालय की पहाड़ियाँ, और वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, ठंडी काफ़ी पड़ती है हिमाचल प्रदेश में, और ठंडियों के कारण जो वहाँ पे वेदर काफ़ी हार्श हो जाता है, और हार्श वेदर में हिमाचल के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अपनी जो वहाँ की परियां हैं जिन्हें सोनी बोलते हैं, उन्हें खुश करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए कि जो आने वाली जो आगामी ठंड है उसमें आप हमारी प्रोटेक्शन करना, तो उस चीज़ के लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। और जो इसमें लड़का होता है उसे हम रौला बोलते हैं, मतलब जो ग्रूम होता है, जो
पुरुष जो शादी करने वाला होता है उसे रोला बोलते हैं, और जो फीमेल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, रोलिन। ओके, और ये इसमें अपना मुंह पूरा कवर करके रखते हैं। ठीक है, इनकी ऐसी मान्यता है कि अगर मुंह ढक के रखे, मुंह को अगर खुला रखेंगे ये लोग, तो हो सकता है कि परियां खुश हो जाए और उन्हें अपने साथ ले जाएं, इसलिए इस फेस्टिवल में ये अपना मुंह पूरा ढक के रखते हैं। रिसेंटली WHO ने वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे घोषित किया है नवंबर 17 को। ठीक है, नवंबर 17 को कौन सा डे घोषित करा है? वर्ल्ड सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन डे। ये पहली बार ये डे सेलिब्रेट होने वाला है। और इसकी घोषणा कहाँ हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। जो ये वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है, ये हर साल होती है, लगभग ऑलमोस्ट हर साल ये होती है जिनेवा में ही होती है, क्योंकि जिनेवा में जो WHO है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ठीक है, तो कहाँ पे ये फर्स्ट टाइम कौन सा हमने कैंसर एलिमिनेशन डे सेलिब्रेट करा, किसका? सर्वाइकल कैंसर का। कौन सी तारीख को? नवंबर 17 को। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? एक फीमेल पार्ट होता है यूट्रस, उसका लोअर पार्ट होता है सर्विक्स। ये नाम आप देख सकते हैं, सर्विक्स। यूट्रस का लोअर पार्ट होता है सर्विक्स। इसके अंदर एक वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस। इसके कारण ये कैंसर होता है। ठीक है, तो ये फीमेल्स में ही पाया जाता है ये। ओके, यूनियन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर है हमारे देश के। कौन है हेल्थ मिनिस्टर? JP नड्डा। ठीक है, JP नड्डा ने एक एक्शन प्लान रिसेंटली में इंट्रोड्यूस करा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर। किसके ऊपर? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर एक्शन प्लान रिलीज करा है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? हमको पता है कि आजकल काफ़ी सारे लोग काफ़ी समय से जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, बिना पूछे, डॉक्टर के बिना सलाह के ले लेते हैं एंटीबायोटिक्स, और कई बार किसी भी इलाज के दौरान या फिर गलत एंटीबायोटिक्स खाने के कारण ये एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस हो जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में जो हम दवाइयाँ खाते हैं उसका असर हमारी बॉडी पे असर होना बंद हो जाता है। क्यों? ओवरडोज के कारण। ठीक है, ओवरडोज जब हम किसी भी मेडिसिन का ले लेते हैं तो जो वो बैक्टीरिया है उस बीमारी से रिलेटेड, वो उसके इम्यून हो जाते हैं। वो दवाई उस बैक्टीरिया के ऊपर असर करना कम कर देती है या बंद कर देती है, तो उसे हम एक्टिव माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को कम करने के लिए ये एक एक्शन प्लान हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर ने जारी किया है। और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या से क्या रहने वाला है? इसका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है 2025 से 2029 का। ठीक है, एक्शन प्लान का टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है 2025 से 2029 का। ठीक है, और ये वाला जो एक्शन प्लान है ये एनिमल्स के लिए भी है और ह्यूमंस दोनों के लिए है। ओके, इसके पहले एक और बार नेशनल एक्शन प्लान रिलीज हुआ था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर, और ये था 2017 में। ठीक है, ये है हमारे भारत के हेल्थ मिनिस्टर, आप इन्हें देख सकते हैं, JP नड्डा। ओके, रिसेंटली CDOT, एक हमारी भारत की एजेंसी है, ये अपना खोलने वाली है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खोलेगी? अमरावती में। अमरावती कहाँ आता है? आंध्र प्रदेश में। ओके, CDOT खोलने वाली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अमरावती, आंध्र प्रदेश। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होने वाला है? इसका क्या काम क्या रहेगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है, एक आप मान सकते हैं कि एक रिसर्च सेंटर बोल सकते हैं, या फिर उनका एक बेस्ट इंस्टीट्यूट, जहाँ पे वे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, या फिर नई मेथडोलॉजीज डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स होते हैं जहाँ पे, तो उसे हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं। कोई से भी डिपार्टमेंट का हो सकता है ये। ठीक है, तो ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कौन खोलने वाला है? CDOT खोलेगा, और इसका काम क्या रहेगा? क्वांटम कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, आजकल जो सबसे सिक्योर कम्युनिकेशन माना जाता है वो क्वांटम कम्युनिकेशन को माना जाता है, क्योंकि क्वांटम कम्युनिकेशन के अंदर हम फोटॉन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फोटॉन्स के थ्रू जब कम्युनिकेशन होता है तो उसमें सेंध लगाना बिल्कुल ऐसा माना जाता है कि नामुमकिन है ना। तो इसके ऊपर हमारे भारत का जो कम्युनिकेशन है उसे और सिक्योर करने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा, क्वांटम कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, किसके द्वारा खोला जा रहा है? CDOT के द्वारा। ओके, पेयू, एक ये कंपनी है पेयू, इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से परमिशन मिली है कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी प्रकार के अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शन होते हैं, अपने पेमेंट के ट्रांजैक्शन होते हैं, इसे
ये कंपनी अब भारत में कर सकती है, चाहे वो किसी भी तरीके का पेमेंट हो, ईएमआई से रिलेटेड हो, यूपीआई रिलेटेड पेमेंट हो, ठीक है। तो पेयू को परमिशन मिली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। COP30 मीटिंग इस बार हुई थी ब्राज़ील में। ब्राज़ील की एक सिटी है बलेम, बलेम में ये मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में लॉन्च हुआ है पेरिस एग्रीमेंट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। जो COP मीटिंग होती है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीटिंग्स में से होती है और वर्ल्ड की हर कंट्री इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करती है। तो ये वाली मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरनेशनल न्यूज़ के हिसाब से भी और नेशनल न्यूज़ के हिसाब से भी, ओके। और इस बार जो COP30 मीटिंग है इसमें पेरिस एग्रीमेंट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म जो लॉन्च हुआ था ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है। क्यों? क्योंकि हर साल जो COP मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग जो हर साल होती है, इसमें वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ ये अपनी घोषणा करती है कि हम आगे आने वाले सालों में ये स्टेप्स लेने वाले हैं जिससे कि हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बाकी जो ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी है उनका हम एमिशन कम करने वाले हैं और हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारे ये प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। तो प्रॉपर एक सब कंट्रीज डिक्लेयर करती है इस मीटिंग में, ठीक है। तो अभी तक क्या होता था कि जब कंट्रीज़ अपना डिक्लेरेशन करती थी तो उसमें कोई एक बैकग्राउंड चेक या फिर एक चेक कहीं नहीं होता था कि एक्चुअली में वो चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ओके। और जो कंट्रीज़ डिक्लेयर कर रही है कि हम इतना इतना कार्बन एमिशन कम कर देंगे तो वो चीज़ एक्चुअली में उतना ही होगा या उससे कम या ज़्यादा होगा, तो वो चीज़ अभी तक मॉनिटर नहीं हो रही थी। मगर ये जो प्लेटफॉर्म है पेरिस एग्रीमेंट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म के आने के बाद अब वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से मॉनिटर हो सकेगी, ठीक है। और इसे बनाया है TRST-01। TRST-01 एक हैदराबाद की कंपनी है। तो ये प्लेटफॉर्म इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने बड़ी जो मीटिंग है पूरे वर्ल्ड की जहाँ पे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है और उनको ट्रैक करने का जो प्लेटफॉर्म बनाया है वो भारत की कंपनी ने बनाया है, TRST-01, है ना। कहाँ की कंपनी है ये? हैदराबाद की कंपनी है, ओके। अभी आप सोच रहे होंगे ब्राज़ील में मीटिंग हुई और इसका नाम पेरिस एग्रीमेंट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म क्यों रखा है, पेरिस के ऊपर नाम क्यों रखा है? क्योंकि जो COP21 थी पेरिस की जो हुई थी 2015 में, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी COP की और काफ़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं इसमें हुई थी। एक घोषणा इसमें ये थी कि इसमें पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था। कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ था? ये वाला पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था। इसके तहत पूरे वर्ल्ड ने ये माना था और पूरे वर्ल्ड ने ये एग्री करा था कि जो हमारे 21वीं जो सेंचुरी है जो फ़िलहाल में चल रही है, मतलब जो साल 2100 जब आएगा उसके पहले जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हमें कंट्रोल करना है पूरे वर्ल्ड को, वो 2 डिग्री से कम हमें टेम्परेचर इंक्रीज़ होना चाहिए, ओके। और कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री के नीचे ही हम वो टेम्परेचर इंक्रीज़ रोक दें। तो इसी पेरिस एग्रीमेंट को देखा जाता है कि वर्ल्ड की कंट्रीज़ हर साल उस एग्रीमेंट पे कितना आगे बढ़ रही है। तो उसी चीज़ को नापने के लिए ये है प्लेटफॉर्म पेरिस एग्रीमेंट इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, ओके। रिसेंटली QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स आई है और इस रैंकिंग के हिसाब से जो भारत की जो यूनिवर्सिटी है जिसे फर्स्ट रैंक मिली है भारत के अंदर, अगर हम देखें तो भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी इसमें निकल के आई है वो है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली की रैंक पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो क्या है 123। उसके बाद जो सेकंड नंबर है भारत की यूनिवर्सिटी का वो है IIT बॉम्बे, फिर तीसरे पे है IIT मद्रास। इनके रैंक आप देख सकते हैं, बॉम्बे की 129, मद्रास की 180, ओके। टॉप 100 के अंदर इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, ओके। और पूरे वर्ल्ड में QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के हिसाब से हम देखें तो जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो है पहली मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT USA की, ठीक है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन सेकंड रैंक इसका है। तीसरा है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये है, ये भी USA की यूनिवर्सिटी है, ओके। कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कैम्ब्रिज का नाम आपने काफ़ी सुना होगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, उसने वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का दिया है पैरा सोशल। पैरा सोशल को मिला है वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2025। पैरा सोशल का मतलब ये होता है जो आज की डिजिटल दुनिया है उसमें हम फ़ोन, टेलीविज़न और स्क्रीन काफ़ी चलाते हैं और काफ़ी सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं हम उन्हें जानते हैं मगर जो सेलिब्रिटी है वो हमें नहीं जानता। और जो सेलिब्रिटी जो कंटेंट डाल रहा है उसको लेके हमारी एक इमेज बन जाती है, एक कनेक्शन बन जाता है उस सेलिब्रिटी को लेके, उसका कंटेंट देख देख के।
तो उस चीज़ को हम बोलते हैं पैरा सोशल, मतलब जिसमें एक साइड से कनेक्टिविटी होती है और जो सामने वाला बंदा हमको जानता भी नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ का नाम होता है पैरा सोशल। चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडिया फॉल्स 13 प्लेसेस इन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया की रैंक 13 प्लेस गिर चुकी है फिलहाल में। इंडिया की प्लेस इस इंडेक्स के हिसाब से क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसके हिसाब से इंडिया की रैंकिंग है 23rd, ठीक है। तो इंडिया की रैंकिंग इसलिए गिर गई है क्योंकि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसमें कोयले का उपयोग और बढ़ गया है इस साल, तो इसलिए इंडिया की रैंकिंग अब गिर गई है। इंडिया की रैंकिंग आ गई है 23। ओके, इस रैंकिंग के हिसाब से इस बार इन्होंने टॉप 3 में रैंक किसी की नहीं डाली, क्योंकि किसी भी वर्ल्ड के किसी भी देश ने इनके हिसाब से परफॉर्म बिल्कुल अच्छा नहीं करा है क्लाइमेट को, जो क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है उसको रोकने के लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए। तो इसमें इंडिया की रैंक है 23। और ये रिपोर्ट कब रिलीज़ हुई है, ये रिलीज़ हुई है जो अभी COP30 की मीटिंग चल रही ब्राज़ील में चल रही थी, वहाँ पे ये रिलीज़ करी थी। ओके, रिसेंटली यूएसए ने सऊदी अरेबिया को दिया है मेजर नॉन नेटो अलाई का स्टेटस। नेटो का फुल फॉर्म हमें पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो का जो कंट्री पार्ट होता है नेटो ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस कंट्री को ये बेनिफिट रहता है अगर उस कंट्री के ऊपर, जो नेटो का पार्ट है उसके ऊपर अगर किसी दूसरी कंट्री ने हमला करा, तो ऐसा माना जाएगा कि सब कंट्रीज़ पे हमला हुआ है और सारी कंट्रीज़ जो है उसके बचाव में आ जाएगी। इसलिए नेटो एक इम्पॉर्टेंट और एक पावरफुल संगठन है और नेटो कंट्रीज़ पे कोई भी देश हमला नहीं करना चाहता है, चाहे वो रशिया ही क्यों ना हो, ठीक है। और मेजर नॉन नेटो अलाई ये भी एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटस होता है। ये दर्शाता है यूएसए और सऊदी अरेबिया की गहरी होती हुई पार्टनरशिप और दोस्ती। इस स्टेटस की मिलने के बाद जो सऊदी अरेबिया को फ़ायदा होगा वो ये होगा कि यूएसए की, हमें पता है कि सबसे बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर है पूरे वर्ल्ड में, सबसे खास या सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे हम बोल सकते हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ वो यूएसए के पास है। और यूएसए का जब ये स्टेटस मिल जाता है नॉन नेटो वालाई का, तो उसके बाद वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी उस देश के साथ वो शेयर करना चालू कर देता है। ओके, तो कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आप तभी आपको मिल सकती है जब आप इस एलआई का हिस्सा हो, ठीक है। तो इसके बाद इनकी पार्टनरशिप और बढ़ जाएगी, इनकी दोस्ती और गहरी हो जाएगी। ओके, टोटल कितनी कंट्रीज़ मेजर नॉन नेटो एलआई के स्टेटस जिन्हें मिला है वो कितनी है, टोटल है 19 कंट्रीज़। ओके, सऊदी अरेबिया 19th कंट्री बना है। रिसेंटली बिहार में चुनाव हुए थे और इस बार वापस जो बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं वो है नीतीश कुमार। ओके, कौन सी बार इन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, ये बन रहे हैं 10वीं बार। ये 10वीं बार बिहार के सीएम बनने वाले हैं। ओके, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं जेडीयू से। जेडीयू का फुल फॉर्म है जनता दल यूनाइटेड। इस बार इन्होंने इलेक्शन जो लड़ा था वो एनडीए के कोलिशन में लड़ा था, एनडीए के गठबंधन का हिस्सा था ये। ओके, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। ओके, भाजपा के साथ मिलके इन्होंने ये चुनाव जीता बिहार का। और बिहार में टोटल कितने चुनावों पे टोटल कितनी सीट्स पे चुनाव लड़ा इस बार लड़ा था 243 सीट्स पे। और उसमें से 202 जो सीट्स है वो मिली है एनडीए को, बीजेपी प्लस आरजेडी प्लस जो उनके सहायक साथी पार्टियां थी उन्हें मिली है। और जो अपनी आरजेडी थी, तेजस्वी यादव की पार्टी प्लस कांग्रेस, उनको मिला के मिले हैं 35 सीट्स। ओके, भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने दो इंडियन कॉन्सुलेट्स ओपन करे, कहाँ पे, रशिया में, ठीक है। रशिया में भारत के 2 कॉन्सुलेट्स ओपन होने वाले हैं। और कहाँ पे ओपन होंगे ये 2 सिटीज़ के नाम लिखे हैं, येकातेरिनबर्ग एंड कजान। 2 सिटीज़ है, देख लीजिए इनका नाम, इनकी स्पेलिंग देख लीजिए आप, येकातेरिनबर्ग एंड कजान। और ये कॉन्सुलेट्स ओपन होने के बाद जो भारत का ट्रेड है रशिया के साथ और बढ़ने वाला है, ठीक है। दोनों के बीच में जो कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, दोनों का जो ट्रेडिशन है, दोनों का जो कल्चर एक दूसरे के एक आपस में दोनों कंट्रीज़ के बीच में और बढ़ेगा। ओके, और भारत और रशिया की दोस्ती और ज़्यादा इससे बढ़ने वाली है। रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो, इन्होंने मिलके पहली बार PSLV जो रॉकेट है इन्होंने बनाया है।
ओके। और इसरो के बाहर पहले हमें पता है इसरो ही बनाती थी ये वाला PSLV रॉकेट, और पहला जो रॉकेट इन्होंने दिया है HAL और लार्सन एंड टूब्रो ने मिलके। अगले साल ये लॉन्च करने वाला है ओशियनसेट सैटेलाइट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसरो के बाहर पहली बार ये दो कंपनी ने मिलके PSLV रॉकेट बनाया है, और टोटल ये बनाने वाले हैं, आप देख सकते हैं HNHL एंड L&T कंसोर्टियम। एंड टू एंड इनका जो प्रोडक्शन है PSLV रॉकेट्स का, ये 5 रॉकेट्स बनाने वाले हैं। 5 रॉकेट्स ये डेवलप करके देंगे, बना के देंगे। ओके, अभी इसरो क्या चाह रहा है कि इसरो नए नए मिशन पे अपना ध्यान दें, और जो ये पुरानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या फिर कुछ चीज़ें बनाने, कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें हैं, वो दूसरी कंपनियों को दे दे, ताकि जो इसरो है हमारे भारत का नाम नए जो प्रोजेक्ट्स है उसमें और ऊंचा कर सके। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स और आने वाले इसरो के। CAG द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG का फुल फॉर्म हमें पता है। ये अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये कहाँ खोलने वाला है? ये खोलने वाला है हैदराबाद में। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम क्या रहेगा? सबसे पहले तो हम CAG का काम थोड़ा सा देख लेते हैं। CAG का काम क्या रहता है? जितनी भी सरकारी एजेंसीज रहती है भारत में, उनका हिसाब किताब, उनका लेखा जोखा देखती है CAG, कि जो उनके पास पैसा आया उन्होंने किस तरीके से कहाँ कहाँ डाला, और वो पैसा सही तरीके से उपयोग हुआ कि नहीं हुआ, उसकी पूरी ट्रांजैक्शन CAG देखती है। ठीक है, तो उनका काम रहता है ऑडिट का, फाइनेंशियल ऑडिट का। जितने भी भारत के संस्थान हैं उनका ऑडिट देखती है CAG। तो जो इनकी अपना क्या खोलने वाली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम क्या रहने वाला है? ये हमें पता है कि आजकल AI का और मशीन लर्निंग का काम काफ़ी बढ़ते जा रहा है हर चीज़ में। तो अभी तक जो ऑडिट यूज़ होता है, जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो मेथड्स यूज़ होते हैं, उसमें AI का और मशीन लर्निंग का यूज़ नहीं है। तो CAG अब इन दोनों का उपयोग करके अपनी जो ऑडिट है उसको और फास्ट और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी। तो इसके लिए वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ज़रिए वहाँ पे ये टेक्नोलॉजीज डेवलप करेगी, जिससे कि हमारी भारत की जो ऑडिट है और बेहतर हो सके और फास्ट हो सके। ठीक है, अंडर 19 जो वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट का 2026 में, वो कौन सी दो कंट्रीज होस्ट करने वाली है? वो करेगी जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। ओके, अभी ये थोड़े दिनों में होने वाला है। कब से स्टार्ट होने वाला है? ये जनवरी 15 से फरवरी 6 के बीच। ओके, और टोटल 16 टीम इसमें पार्टिसिपेट करेगी। कहाँ होगा ये? जिम्बाब्वे और नामीबिया, दोनों अफ्रीकन नेशंस है। ओके, रिसेंटली इंडिया ने अपने खुद की एक जीन थेरेपी रिलीज़ करी है। वो जीन थेरेपी कौन सी बीमारी को ठीक करने के लिए है? वो है सिकल सेल डिजीज़ को ठीक करने के लिए। जो जेनेटिक बीमारियां होती है उन्हें ठीक करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। कौन सी टेक्नोलॉजी है ये? क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, CRISPR, इसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोमिक रिपीट्स। ठीक है, तो ये भारत ने खुद ने लॉन्च करी है। इसका नाम रखा है बिरसा 101। जो सिकल सेल डिजीज़ है ये मैक्सिमम ट्राइबल बेल्ट्स में पाई जाती है। ट्राइबल एरियाज़ में काफ़ी ये बीमारी होती है लोगों को। और जो बिरसा मुंडा थे एक ट्राइबल जननायक थे, तो उन्हीं के ऊपर ये जो थेरेपी है इसका नाम रखा है बिरसा मुंडा जी के ऊपर। ओके, और जो सिकल सेल डिजीज़ होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारे RBC होते हैं, RBC का काम क्या होता है? RBC के अंदर हमारे हीमोग्लोबिन होते हैं, और हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। और जो नॉर्मल इंसान का जो RBC होता है इस शेप का होता है, और जिन्हें सिकल सेल डिजीज़ होती है उनके RBC का शेप इस प्रकार होता है, जिससे कि उनके बॉडी में ऑक्सीजन जो कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हमें याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक ये न्यूज़ हो जाती है, इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और ये काफ़ी सस्ती टेक्नोलॉजी है। ठीक है, 50 लाख में इसके थ्रू इलाज हो जाएगा। और ग्लोबली अगर हम देखें पूरे वर्ल्ड में जो रेट है वो क्या है, लगभग 20 से 25 करोड़ लगते हैं। और जो ये बिरसा 101 जीन थेरेपी है इसमें 50 लाख के अंदर ही काम हो जाएगा, है ना। तो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट इंडिया के द्वारा। 7th मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की। कहाँ पे हुई है? कोलंबो में, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, यहाँ पे ये मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की। ठीक है, ये 7वीं मीटिंग थी। और इस बार जो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है
इसमें एक नए मेंबर का एडिशन हुआ है, इसके अभी नए मेंबर है सेशल्स इसमें नए मेंबर जुड़े हैं। ठीक है, ये सबसे पहले जो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव स्टार्ट कब हुआ था, ये हुआ था सन 2011 में। और जब ये स्टार्ट हुआ था सिर्फ इसमें 3 मेंबर्स थे, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब इसमें नए मेंबर्स ऐड हो चुके हैं और जो रिसेंटली जो नया मेंबर ऐड हुआ है वो हुआ है सेशल्स। तो हमें ये याद रखना है। ठीक है, ये मीटिंग किसकी होती है, हमारे जो देश के एनएसएस होते हैं, एनएसएस के बीच में होती है। और इस बार की जो मीटिंग हुई है 2025 की, वो ही है न्यू दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में इस बार एनएसएस की मीटिंग हुई है, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की। रिसेंटली डीआरडीओ और बोकारो स्टील लिमिटेड बीएसएल, नाम देख सकते हैं आप, इनके बीच में एक अनुबंध साइन हुआ है। और इस अनुबंध के तहत जो डीआरडीओ की जो स्टील है वो अब बीएसएल में भी मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट होगी। ठीक है, ये जो स्टील है ये हमारी वेपन ग्रेड स्टील है। हमारी जो टैंक्स होते हैं, हमारी वॉरशिप्स होती हैं, उसमें ये स्टील यूज़ होती है। और इसकी एक अलग ही टेक्नोलॉजी होती है इसके डेवलपमेंट के लिए, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो सेम वो स्टील जो है वो अब कौन बनाएगा, बोकारो बनाएगा। ओके, और बोकारो ये हमारी भारत की एक पीएसयू है, भारत की कंपनी है। किसके अंदर आती है ये आती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर, ये बोकारो स्टील लिमिटेड ये कंपनी आती है। ओके, रिसेंटली कुछ नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं हमारे सेक्रेटरीज़ में इंडिया के। तो इनके आप नाम देख लीजिए एक एक बार। अमित अग्रवाल, इन्हें मिला है टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी रहने वाले हैं ये। उसके बाद है मनोज जोशी रहेंगे फार्मास्यूटिकल्स के। विद्यावती, इनका देख सकते हैं आप, ये रहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। और एक और है इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, अगले हैं श्रीवत्स कृष्णा, इन्हें मिला है टूरिज्म सेक्रेटरी। इनके बाद अतीश चंद्रा, ये रहेंगे यूएसडी कौन से डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अगले हैं नीरज मित्तल, ये हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। फिर है सुनील पालीवाल, ये होने वाले हैं इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसे आप वीडियो पॉज कर लीजिए और आराम से इनको एक बार देख लीजिए। ओके, रिसेंटली मिस यूनिवर्स का खिताब हुआ था और मिस यूनिवर्स का खिताब इस बार जीता है फातिमा बॉश। फातिमा बॉश ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती है मेक्सिको से। ओके, ये बिलोंग करती है मेक्सिको से। और इस बार का जो मिस यूनिवर्स का जो टाइटल था वो कौन से देश ने होस्ट करा, इस बार ये हुआ था थाईलैंड में। ओके, कौन जीती है इसमें, फातिमा बॉश। इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है फातिमा बॉश। रिसेंटली एक यूएन की रिपोर्ट आई थी और वर्ल्ड का जो 3rd लार्जेस्ट डोनर है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जिसने करा है वो बना है यूएई। ठीक है, मानवता की हेल्प के लिए जो तीसरा सबसे बड़ा जो जिस देश ने सहायता करी है वो बना है यूएई। ठीक है, टॉप 2 पे कौन कौन है, पहले पे है यूएसए, दूसरे पे है यूरोपियन यूनियन। ओके, यूएई ने जो मदद करी है उसका सबसे बड़ा हिस्सा गया है इस बार। हमें पता है कि इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में काफ़ी समय से प्रॉब्लम चल रही है और इन्होंने पैलेस्टीन के लोगों को मदद करने के लिए सबसे ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, अरुणाचल का दाव है, दाव आप ये देख सकते हैं, बड़ा सा चाकू जैसा होता है, ये काफ़ी लंबा सा। ठीक है, इस दाव को मिला है जीआई टैग। ठीक है, वहाँ के लोकली काफ़ी यूज़ में है ये अरुणाचल का ये जो दाव है। और इससे वहाँ के जो लोकल क्राफ्ट्समैन हैं उन्हें बूस्ट मिलेगा और इनके दाव को एक अलग पहचान मिलेगी पूरे भारत में और विश्व में। रिसेंटली इंडिया ने वर्ल्ड फिशरीज़ डे मनाया। वर्ल्ड फिशरीज़ डे कौन से दिन सेलिब्रेट होता है, ये सेलिब्रेट होता है 21 नवंबर को। ठीक है, 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज़ डे सेलिब्रेट होता है। और इस बार जो थीम थी इंडिया की वो थी इंडियाज़ ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग वैल्यू एडिशन इन सी फूड एक्सपोर्ट्स। ओके, जो वर्ल्ड फिशरीज़ डे है ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो भारत का स्थान दूसरा आता है फ़िश प्रोडक्शन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ़िश प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में होता है तो वो कहाँ होता है, वो चाइना में होता है। दूसरे नंबर पे है इंडिया का नंबर। ठीक है, और अगर हम श्रिम्प प्रोडक्शन देखें, श्रिम्प मतलब क्या होता है, श्रिम्प होती है झींगे। झींगे में पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो करता है वो है भारत देश। ठीक है, और
अगर हम देखें भारत में जो इतना ज़्यादा फिश का जो प्रोडक्शन है उसका श्रेय दिया जाता है नील क्रांति मिशन, जिसे हम कहते हैं ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक जो कारण है ब्लू रेवोल्यूशन है, ठीक है, इंडिया में फिश प्रोडक्शन का। और ये कब चालू हुआ था? ये हुआ था 7th 5 ईयर प्लान में। 7th 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? ये था 1985 से 1990 तक। ठीक है, और ब्लू रेवोल्यूशन के जनक किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन ये हैं हीरालाल चौधरी, डॉक्टर हीरालाल चौधरी। ओके। वर्ल्ड टेलीविज़न डे, वर्ल्ड टेलीविज़न डे भी सेम डे मनाया जाता है, वर्ल्ड फिशरीज डे वाले दिन, 21 नवंबर के दिन। ओके, 21 नवंबर हमें याद रखना है। इस दिन 2 दिन सेलिब्रेट होते हैं, एक वर्ल्ड फिशरीज डे और दूसरा है वर्ल्ड टेलीविज़न डे। जो वर्ल्ड टेलीविज़न डे ये कब से मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 1996 से। ओके, जो टेलीविज़न है आज भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा रखता है हमारे कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें पता चलती है और एक वर्ल्ड का काफ़ी बड़ा हिस्सा आज भी टेलीविज़न का उपयोग करता है अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है, तो टेलीविज़न की इम्पोर्टेंस देखते हुए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 21 नवंबर को। रिसेंटली एक बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्टनरशिप नई बनी है। उस पार्टनरशिप का नाम है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ACITI पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 पार्टनर्स रहने वाले हैं। कौन कौन से? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। इस जो पार्टनरशिप है, इस ग्रुप का मेन मकसद ये रहेगा कि हम नई टेक्नोलॉजीज़ बनाएं। ठीक है, रिसेंटली हमने देखा था कि जो जब USA ने पूरे वर्ल्ड में टैरिफ लगा दिए थे, तो उसी को देखते हुए चाइना ने भी रिटेलिएट किया और चाइना ने भी बैन कर दिया अपनी जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका बैन लगा दिया। रेयर अर्थ मिनरल से रिलेटेड जो मैग्नेट्स होते हैं, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, उसके ऊपर भी बैन लगा दिया। तो क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसका फ्लो पूरे वर्ल्ड में प्रॉपर चलता रहे और ये जो 3 देश है नए टेक्नोलॉजी बनाते रहें इन चीज़ों को लेके, तो इसके ऊपर ये पार्टनरशिप है। ठीक है, नाम याद रखना है ACITI। जस्टिस सूर्यकांत ये बने हैं भारत के 53rd चीफ जस्टिस और ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं? BR गवाई। देख सकते हैं BR गवाई, ये है जस्टिस सूर्यकांत और जिनको रिप्लेस करने वाले हैं ये हैं जस्टिस BR गवाई। रिसेंटली 2 कंट्रीज़ मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया ये अपने देश के जितने भी बच्चे हैं 16 साल से छोटे बच्चे, उनके लिए सारे सोशल मीडिया बैन करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी बड़ा स्टेप है, इंटरनेशनली काफ़ी न्यूज़ में था ये। ठीक है, कौन सी 2 कंट्रीज़ है? मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जितने भी सोशल मीडिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, स्नैपचैट हो, सारे के सारे बैन करने वाली ये 2 कंट्रीज़ अपने 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए। ठीक है, रिसेंटली जस्टिस विक्रम नाथ इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। किसके चेयरमैन बने हैं ये? नालसा के, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा आप देख सकते हैं, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ये बने हैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ठीक है, जो नालसा है इनके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनते हैं वो बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के 2nd मोस्ट सीनियर जज। ठीक है, उन्हें ही ये पद मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट के 2nd मोस्ट सीनियर जज होंगे। ठीक है, अभी जो नालसा है इसका काम क्या रहता है? हमारे देश में हमें पता है गरीबी काफ़ी फैली हुई है। ठीक है, जो गरीब लोग हैं वो कोर्ट की फ़ीस कवर नहीं कर पाते, कोर्ट की फ़ीस नहीं भर पाते, उन्हें लॉयर नहीं मिल पाता है। तो जो हमारे देश का गरीब से गरीब इंसान भी कोर्ट की फैसिलिटी का उपयोग कर सके और गरीब से गरीब इंसान भी न्याय पा सके, तो उस चीज़ का ध्यान रखने का काम जो करता है वो करता है नालसा। ठीक है, उनको फ़ीस में हेल्प करना, उन्हें लॉयर प्रोवाइड करवाना और अगर कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ चाहिए होते हैं तो वो भी प्रोवाइड करवाना, ये काम होता है नालसा का। ठीक है, साथ ही जो नालसा है वो लोक अदालत ऑर्गेनाइज करता है। लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत में अगर जो पार्टीज़ में आपस में समझौता कराने की कोशिश की जाती है और
कोर्ट में हमें पता है काफ़ी समय लग जाता है केसेस डिस्पोज होने में, तो लोक अदालत में अगर सेटलमेंट हो जाए तो केसेस काफ़ी जल्दी डिस्पोज हो जाते हैं। तो नालसा का काम लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाना भी होता है। साथ ही नालसा लीगल नॉलेज भी प्रोवाइड करवाता है लोगों के बीच में अलग अलग कैंप्स लगा के, ठीक है। तो ये सब काम होता है नालसा का। और नालसा को इस्टेब्लिश कब किया था? नालसा ने काम करना चालू करा था नवंबर 9 1995 से। 1995 से इसने काम करना चालू करा और इसे बनाया था इस एक्ट के तहत लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। ये है नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो नालसा के अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। रिसेंटली वुमेन कबड्डी का वर्ल्ड कप हुआ था और इस बार जो वुमेन कबड्डी का वर्ल्ड कप है उसमें जीती है भारत, ठीक है। ये जो कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ था ढाका में, बांग्लादेश में, और कैप्टन थी रितु नेगी, वाइस कैप्टन पुष्पा राणा और कोच थे तेजस्विनी, ओके। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है वॉल्केनो। ये वॉल्केनो एरप्ट हुआ था 12,000 साल के बाद, ठीक है। इस वॉल्केनो का नाम है हाइली गुबी। ये कौन से देश को बिलोंग करता है? ये है इथोपिया में, ठीक है। इथोपिया में ये वाला वॉल्केनो है हाइली गुबी। और कौन सी रेंज के अंदर आता है ये? ओटा एल वॉल्केनो रेंज के अंदर आता है, ठीक है। काफ़ी सालों बाद ये इसमें विस्फोट हुआ था और काफ़ी तगड़ा विस्फोट हुआ था। और इस विस्फोट के कारण काफ़ी सारे फ्लाइट्स को अपना रूट चेंज करना पड़ा, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ में काफ़ी था ये, तो इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। रिसेंटली गुरु तेग बहादुर जी का हमने 350th शहीदी पूरब मतलब जिस दिन इन्हें शहादत मिली थी, जिस दिन ये शहीद हुए थे, मार्टीडम डे मनाया। तो ये किस दिन सेलिब्रेट करा? ये सेलिब्रेट करा नवंबर 25 को, ठीक है। इस दिन नवंबर 25 वाले दिन काफ़ी सारे जो स्टेट्स है, कुछ स्टेट्स जैसे दिल्ली और यूपी ने इस दिन छुट्टी रखी थी नवंबर 25 वाले दिन। मगर अगर हम हिस्ट्री में देखें तो इन्हें शहादत जो मिली थी वो मिली थी नवंबर 24 के दिन, ठीक है। 24 नवंबर के दिन इन्हें शहादत प्राप्त हुई थी, मगर सेलिब्रेट ये किया गया किस दिन? नवंबर 25 वाले दिन, ठीक है। और जो गुरु तेग बहादुर जी हैं ये सिखिज़्म में 9th गुरु हैं, ठीक है। 9th गुरु के रूप में ये जाने जाते हैं। और इनका नाम है, इनका एक और नाम जो है यह है हिंद दी चादर, ठीक है। इन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उस टाइम पे मुग़ल शासन चल रहा था और उस टाइम मुग़ल शासक थे औरंगज़ेब, ठीक है। औरंगज़ेब ने जो हमारे कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार कर रखे थे और कश्मीरी पंडित हमारे तेग बहादुर जी के पास आए थे हेल्प मांगने के लिए। और तेग बहादुर जी ने उनकी हेल्प करने के लिए मुग़लों से फाइट करा और उनके राइट्स बचाने के लिए इन्होंने अपनी शहादत दी। इसलिए इन्हें हिंद की चादर का जो एक बोल सकते हैं पद या नाम दिया गया हिंद दी चादर का, ठीक है। तो इस वजह से ये जाने जाते हैं। रिसेंटली यूक्रेन बन चुका है यूरोप का पहला देश जिसने स्टारलिंक की सैटेलाइट के थ्रू जो कनेक्टिविटी होती है अपने आम नागरिकों के लिए वो स्टार्ट कर दी है, ठीक है। यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी सालों से जंग चल रही है और इसमें यूक्रेन का काफ़ी जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। और वॉर के टाइम हमें पता है जो हमारा दुश्मन देश होता है वो हमारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ होती है उस पर हमले करने की कोशिश करता है, चाहे हमारे डैम्स हो, हमारा टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और उसमें हमारे जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी हमला होता है। तो यूक्रेन के ऊपर भी सेम ऐसा ही हो रहा है। और यूक्रेन ने अपने जो देशवासी हैं उनको कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना है इसलिए स्टारलिंक के साथ उनकी एक कंपनी है कीवस्टार, उन्होंने एग्रीमेंट करा है और कीवस्टार ने जो स्टारलिंक की फैसिलिटी देना चालू कर दी है। और फिलहाल में जो ये सिर्फ एसएमएस चालू हुए, एसएमएस की फैसिलिटीज़ चालू हुई है, मगर आगे चल के अगले साल से कॉलिंग प्लस इंटरनेट दोनों स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक स्टेप है। और आने वाले सालों में अगर ये वॉर कंटिन्यू होती है तो वॉर चलते रहे भले से, मगर लोगों को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर इस टेक्नोलॉजी का पूरे देश में इस्तेमाल होना चालू हो जाए तो, ठीक है। इस बार नासा और नोवा भी एक अमेरिकन एजेंसी है, इन दोनों ने मिलके ओजोन होल को देखा, ओजोन होल की जांच करी और पाया कि इस बार जो ओजोन होल है वो 1992 के बाद से 5वां सबसे छोटा होल बना है। इसका मतलब ये है कि जो ओजोन होल है
उसका जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये आप जो इमेज देख सकते हैं ये है हमारे साउथ पोल की। ठीक है, साउथ पोल के ऊपर ये है हमारी ओजोन लेयर की परत। ये जो कलर है यहाँ पे थोड़ा रेडिश ऑरेंज सा हमें कलर दिख रहा है। ठीक है, तो जब इसका कलर ऑरेंज या रेडिश होता है मतलब कि ओजोन की लेयर कम है, और बाकी जगह आप देख सकते हैं बाकी जगहों में ओजोन की लेयर थोड़ी है अच्छी है, तो यहाँ पे कलर अलग है। ठीक है, यहाँ पे आप ये पैमाना देख सकते हैं, डॉप्सन्स यूनिट, ओजोन को जो नापा जाता है वो डॉप्सन्स यूनिट में नापा जाता है, और 200 से कम अगर ओजोन की 200 डॉप्सन यूनिट के नीचे अगर जाती है तो मतलब ओजोन उस जगह पे कम है और कलर वहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, ओजोन लेयर को इम्प्रूव करने के लिए एक ट्रीटी साइन हुई थी, उस ट्रीटी का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। एक चीज़ हमें याद रखनी है, जो ओजोन है, ओजोन को किस में नापते हैं हम, डॉप्सन यूनिट्स में, और 200 यूनिट के नीचे जब जाती है इसका मतलब ये होता है कि ओजोन की परत काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, ओजोन के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट होता है, इसके अलावा कोई सी दूसरी गैस नहीं होती है। जब ऑक्सीजन के 3 पार्टिकल्स या 3 एटम्स जब साथ में जुड़ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओजोन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है O3। ठीक है, ओजोन हमारी एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर में पाई जाती है, ओजोन पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फियर लेयर में। ठीक है, और जो इसकी हाइट होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, 7 to 31 माइल्स अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस से 7 से 31 माइल्स के ऊपर ये पाई जाती है। ओजोन का काम क्या है, ओजोन का काम है यूवी रेज से हमारी प्रोटेक्शन करना। ठीक है, ओजोन लेयर के थ्रू ये जो यूवी रेज होती है, सन की जो लाइट आती है उसमें यूवी रेज होती है, और ओजोन की लेयर हमारी यूवी रेज से प्रोटेक्शन करती है। यूवी रेज से हमें क्या नुकसान होता है, यूवी रेज से हमें स्किन कैंसर को नुकसान होता है, साथ ही कैटरैक्ट जो आँखों में जाले बनते हैं वो भी यूवी रेज के कारण होता है। ठीक है, अब जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर को ख़त्म कौन सी गैसेस करती है, ओजोन लेयर को ख़त्म करती है CFCs। CFCs का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ये जो CFC गैसेस है ये ओजोन लेयर को पूरी तरीके से ख़त्म करने का काम करती है। ठीक है, और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनको रोकने के लिए एक संधि, एक विश्वव्यापी संधि एक साइन हुई थी, उस संधि का नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये साइन हुई थी 1987 में सबसे पहले, और इसको लागू किया था 1989 में। 1989 से ये संधि लागू है। इस संधि के तहत जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है जो ओजोन को ख़त्म करते हैं, ये केमिकल्स आप इनका यूज़ धीरे धीरे आपको कम करना है और कुछ सालों बाद बिल्कुल ख़त्म करना था। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट संधि थी ये, और इस पे जब काम हुआ तो इस कारण से ओजोन की जो हमारी लेयर है उसमें इम्प्रूवमेंट आना चालू हो गया। ओजोन की लेयर जो हमारी पहले काफ़ी बढ़ चुकी थी वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, और ऐसा माना जा रहा है आने वाले 40-50 सालों में हमारी जो ओजोन की लेयर है, जो साउथ पोल के ऊपर जो बिल्कुल एक छेद बना हुआ है, जो रिसेंटली मैंने आपको पिछली पिक्चर में दिखाया था, वो पूरा का पूरा भर जाएगा अगर इसी तरीके से आगे सभी लोग काम करते रहें तो, सभी देश काम करते रहें तो। ठीक है, ये जो CFC गैस है आप सोच रहे होंगे ये कहाँ पाई जाती है, ये जो CFC गैस है पहले इसका यूज़ करते थे रेफ्रिजरेटर्स में। ठीक है, जो ठंडक, जो पहले गैसेस से रेफ्रिजरेटर में ठंडा करते थे तो उन गैसेस के अंदर CFC का यूज़ होता था। साथ ही जो हमारे डीओस थे, डीओस एरोसोल स्प्रेज होते थे, हमारे डीओस थे, साथ ही जो पेंट्स था, पेंट्स के अंदर भी CFC का यूज़ होता था। तो इस संधि साइन होने के बाद सारे देशों ने उसके ऊपर बैन लगाना चालू कर दिया, और लगभग इनका जो यूज़ है कम हो चुका है अभी सभी देशों में। ठीक है, और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये विश्व की पहली संधि है जिसे विश्व के सारे देशों ने साइन करा था, तो इसलिए भी ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, डॉप्सन यूनिट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, डॉप्सन यूनिट क्या है, इससे हम ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन को नापते हैं। थोड़ी टेक्निकलिटीज़ है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली इंडियन आर्मी ने सम्मानित किया है ऑपरेशन पवन में हमारे सैनिक जिन्हें शहादत मिली थी। ऑपरेशन पवन हुआ था 1987 से 1990 में,
और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था श्रीलंका में। ठीक है, उस समय में श्रीलंका के अंदर जो LTT है, एक आतंकी संगठन था, इंसर्जेंट ग्रुप था। वहाँ पे इन्होंने हाहाकार मचा के रखा था और श्रीलंका की आर्मी इस ग्रुप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और श्रीलंका में पीस वापस आ सके और इस ग्रुप को कंट्रोल करा जा सके, इसलिए भारतीय आर्मी ने अपने खुद के सैनिक भेजे थे और ऑपरेशन लॉन्च करा था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पवन। ठीक है, इस ऑपरेशन पवन में भारतीय सैनिकों को काफ़ी नुकसान हुआ। देख सकते हैं आप, लगभग 1200 सोल्जर्स भारत के जो है शहीद हुए थे। काफ़ी बड़ा नंबर है ये। और श्रीलंका में काफ़ी गहरे जंगल हैं और वहाँ की जो LTT थी है, इन्हें लोकली जो टेरेन है, लोकल नॉलेज काफ़ी थी टेरेन की, ज्योग्राफी की। तो उसी कारण उसी का एडवांटेज उठाते हुए इन्होंने भारत के जो सैनिक है उन पर काफ़ी हैवी डैमेज इन्फ्लिक्ट करा था। और ये जो सम्मान है, ये काफ़ी सालों से ड्यू था और काफ़ी सालों बाद ये सम्मान दिया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना है ऑपरेशन पवन। ये कब हुआ था? 87 से 1990 में। कहाँ पे हुआ था? श्रीलंका में। किसके खिलाफ था ये? LTT के खिलाफ था। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स एक मिसाइल का यूज़ करती है, उस मिसाइल का नाम है हैमर। जो हैमर मिसाइल है, ये हमारी यूज़ करते हैं हम जेट से एयर टू ग्राउंड वेपन है ये। एयर से ग्राउंड में हम हमला करते हैं और इसकी रेंज क्या है? 70 किलोमीटर की रेंज होती है। हैमर का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, हाईली एजाइल एंड मैन्यूवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। और ये जो बनाने वाली कंपनी है हैमर मिसाइल, ये है साफरान। साफरान कंपनी कहाँ की है? ये फ्रेंच कंपनी है, ये फ्रांस की कंपनी है। और ये अभी इंडिया इंपोर्ट करती थी ये मिसाइल। हमारे जो राफेल जेट्स है उसमें ये मिसाइल यूज़ होती है। और इंडिया और फ्रांस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि हैमर मिसाइल अब से भारत में भी प्रोड्यूस होना चालू होगी। ठीक है, ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर रेजबेट। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर इस बार रहा है रेजबेट। ठीक है, रेजबेट का मतलब ये होता है कि ऑनलाइन आप ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जो कि प्रोवोकेटिव हो, जिससे कि गुस्सा आए, आप फ्रस्ट्रेट हो, जो कि दूसरे लोगों को बुरा लगे, ऑफेंड करे, ताकि आपकी एंगेजमेंट बढ़ सके। आपको पता है आजकल जितनी आपकी एंगेजमेंट रहेगी, जितना आपके व्यूज़ रहेंगे, जितने लोग आपको देखेंगे, उतना आप पैसा कमाएंगे। तो आप डेलिबरेटली कुछ लोग इस तरह के कंटेंट बनाते हैं जिससे कि लोगों के अंदर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर देश को लेके या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक के लेके गुस्सा बने, तो उसे हम कहते हैं रेज बेट, ताकि उसके जो डेवलपर है या जो कंटेंट क्रिएटर है उसके व्यू बढ़ सके। ओके, अल्फ़ाबेट फाउंडर लैरी पेज और सर्जी ब्रिन। अल्फ़ाबेट हमारी जो गूगल कंपनी है उसकी पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट। तो इसके जो को फाउंडर है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ये टॉप 3 में आ चुके हैं नेटवर्थ के मामले में पूरे वर्ल्ड में। लैरी पेज सेकंड नंबर पे हैं और सर्जी ब्रिन ये है थर्ड नंबर पे। ये है लैरी पेज और ये जो इस साइड में ब्लू बैकग्राउंड में ये है सर्जी ब्रिन। ओके, ये दोनों हैं अल्फ़ाबेट जो कंपनी है, जो गूगल की पेरेंट कंपनी है, उसके को फाउंडर है। और फर्स्ट पे हैं हमारे एलॉन मस्क। ओके, दिल्ली ने एक नया इनिशिएटिव चालू करा है। इस इनिशिएटिव का नाम है नीव। नीव का फुल फॉर्म है न्यू एरा ऑफ एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम एंड विजन। इस इनिशिएटिव के अंदर जो 8th से 12th क्लास के बच्चे हैं उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के गुण डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। और इसके अंदर कई सारे प्रोग्राम्स होंगे। उसमें से एक प्रोग्राम है ये नीव डायलॉग। नीव डायलॉग के अंदर जो फेमस एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आएंगे और दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एड्रेस करेंगे, उन्हें बताएंगे किस तरीके से आप कोई भी बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये वाला। साथ ही इसके अंदर एक और चीज़ है स्टार्टअप स्टॉर्मर। ठीक है, स्टार्टअप स्टॉर्मर्स क्या होता है ये? जैसे आपने एक शो देखा होगा शार्क टैंक, उसके अंदर कोई भी नया जो एंटरप्रेन्योर होता है वो अपना आता है और अपने पिच करता है कि मेरा ये बिज़नेस है और इस तरीके से मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा, मेरी ये बिज़नेस स्ट्रैटेजी है, तो आप मुझे पैसा दो। तो पिचिंग कैसे करना है इसके अंदर वो स्टार्टअप स्टॉर्मर्स, इस इनिशिएटिव के अंदर वो होगा कि बच्चे अपने आइडियाज़ को डेवलप करेंगे, साथ ही पिच करेंगे। ओके, और इसमें जो मतलब बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे और जो शॉर्ट लिस्टेड बच्चे रहेंगे उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलेगा, 20,000 रुपये तक के पैसे भी मिलेंगे इस इनिशिएटिव के अंदर। ठीक है, तो नाम याद रखना है नीव। और कौन सी
गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च करा है, ये दिल्ली गवर्नमेंट। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था हमने इस तारीख को, और 26 जनवरी 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इम्प्लीमेंट करा था, लागू करा था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिलके बना रही थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली काफ़ी समय से इसको ड्राफ्ट कर रही थी, और इस तारीख को अडॉप्ट करना मतलब कि इस तारीख को वो फाइनलाइज हुआ, सभी इस पे मंजूर हुए, सारी पार्टीज, सारी कमिटीज़, और इस तारीख को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट करा फाइनल, कि हम हमारे देश में ये जो हमने तैयार करा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, वो अब से हमारे देश में लागू करने के लिए तैयार हो चुका है, ठीक है। और इसमें जो बुकलेट एक रिलीज हुई थी उसका नाम है भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी। ओके। अगले साल 2026 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, और आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर है, टूर्नामेंट के एम्बेसडर है, वो अपॉइंट करा है रोहित शर्मा को, ठीक है। और रोहित शर्मा अब T20 क्रिकेट का हिस्सा नहीं है। जब पिछली बार जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, और भारत जब ये खिताब जीता था, तो उसके बाद से इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, और अब ये T20 टीम का हिस्सा नहीं है, और अगले साल ये एक ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। रोहित शर्मा की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, और ये टूर्नामेंट को और पॉपुलैरिटी गेन कर सके आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, तो इसलिए इन्हें इस टूर्नामेंट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैंप और कॉइन रिलीज करा है, किस किस उपलक्ष्य पे? 350th मार्टिडम एनिवर्सरी। किसकी? गुरु तेग बहादुर जी के, जो 9th सिख गुरु है गुरु तेग बहादुर जी के, इनका जो 350वां शहीदी दिवस है, शहीदी पूरब है, उसमें इन्होंने एक स्पेशल कॉइन रिलीज करा है, ठीक है। कहाँ पे? हरियाणा में। असम ने असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल ये लॉन्च करा है। इस बिल के तहत कोई भी आदमी अगर दूसरी शादी करता है, चाहे वो कोई से भी धर्म का हो, कोई से भी समाज का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, ठीक है, अगर वो दूसरी शादी करता है तो उसे 7 से लेकर 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है। 7 साल की सज़ा तब होगी जब वो दूसरी शादी करता है बिना अपनी पहली शादी को या पहली बीवी को डाइवोर्स दिए हुए, और 10 साल की सज़ा होगी जब वो दूसरी शादी करता है अपनी पहली बीवी को बिना बताए, या फिर अपनी जो सेकंड बीवी है उसको इन्फॉर्म उसने किया नहीं है कि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और उसको कंसील करके वो शादी कर रहा है, तो उसे 10 साल तक की सज़ा होगी। और शादी करने वालों तो ठीक है, इसमें जो शादी करवाएंगे, जो रिलीजियस पर्सन जो शादी करवाएंगे, उन्हें भी 1.5 साल तक की सज़ा और फाइन का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। भुवनेश्वर में होने वाली है वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर सिल्वर लेवल मीट, ठीक है। काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारे इंडिया में जो इंटरनेशनल एथलेटिक्स इवेंट्स काफ़ी कम होते हैं, तो भुवनेश्वर में होगी 2026 में सिल्वर लेवल की मीट, इंटरनेशनल सिल्वर लेवल की मीट होगी। टोटल 3 टाइप की मीट्स होती है इंटरनेशनली एथलेटिक्स के, एक होती है गोल्डन, एक होती है ये सिल्वर, और एक होती है ब्रॉन्ज। आज के पहले जो वर्ल्ड लेवल की जो मीटिंग होती है एथलेटिक्स मीटिंग, वो हमारे भारत में क्या बोलते हैं ब्रॉन्ज लेवल की होती थी, ठीक है। मगर पहली बार होने वाली है सिल्वर लेवल की, और वो कौन करवाने वाला है? वो करवाने वाला है भुवनेश्वर। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें कुछ जो टॉप एथलीट्स है वर्ल्ड के वो आ सकते हैं, और जो गोल्डन लेवल की जो एथलीट मीट होती है उसमें वर्ल्ड के मैक्सिमम जो टॉप एथलीट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सिल्वर लेवल में थोड़े कम जाने पहचाने, कम फेमस जो एथलीट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं ब्रॉन्ज में, और कम लेवल के जो एथलीट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। रिसेंटली पीएम मोदी ने साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया, ये कंपनी है फ्रेंच कंपनी, इसका एक फैसिलिटी इनॉग्रेट करी है। कहाँ पे इनॉग्रेट करी है? हैदराबाद में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हैदराबाद में ये कंपनी आई है, इन्होंने अपनी फैसिलिटी लॉन्च करी है। और ये जो साफरान कंपनी है ये वही फ्रेंच कंपनी है जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था जी, ये वही फ्रेंच कंपनी है साफरान जिसने हैमर मिसाइल इंडिया को दी है, जो कि राफेल विमान में यूज़ होती है। और ये जो साफरान कंपनी है ये एविएशन सेक्टर में भी है, डिफेंस सेक्टर में भी है, स्पेस सेक्टर में भी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है।
और ये जो फैसिलिटी जो जिसका लॉन्च अभी फ़िलहाल में किया है, यहाँ पे होगा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस किसका होगा? यहाँ मेंटेनेंस होगा लीप इंजन। लीप इंजन क्या होता है? लीप इंजन ये जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स, ठीक है, पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स में लीप इंजन लगता है और ये जो इंजन है काफ़ी फेमस जो बड़े बड़े विमान हैं उनमें लगता है, जैसे कि एयरबस है, एयरबस का 320 नियो और बोइंग 737, ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स में लगता है। और इसकी जो मेंटेनेंस और रिपेयर होगा आपसे भारत में भी होना चालू हो जाएगा। तो इसकी इनॉग्रेशन हो चुका है और ये कहाँ कहाँ खुली है इसकी फैसिलिटी? ये खुली है हैदराबाद में, ठीक है, याद रखना है हमें, हैदराबाद। ओके। यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है 7,280 करोड़ का। कौन सी स्कीम के लिए? रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। हमें रिसेंटली जब चाइना ने बैन लगा दिया था रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर और रेयर अर्थ से जुड़े जो मैग्नेट्स हैं उसके ऊपर, तो भारत को काफ़ी समस्या और पूरे वर्ल्ड को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो आगे चल के हमें ये समस्या का सामना ना करना पड़े और हम चाइना के ऊपर इस चीज़ को लेकर डिपेंडेंट ना रह सकें, इसलिए भारत ने इस चीज़ के लिए 7,280 करोड़ की स्कीम लॉन्च करी है। और इस स्कीम के तहत भारत में प्रतिवर्ष 6,000 टन्स 6,000 टन पर एनम, टीपीए मतलब टन्स पर एनम के जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स वो बनेंगे, ठीक है। चाइना इस टाइम पूरे वर्ल्ड में लीड करता है। 90% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो भी चाइना में बनते हैं और जो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स है उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सारी चाइना में होती है, ठीक है। तो उसका प्रभुत्व कम कर सके और खुद के ऊपर हम सेल्फ रिलायंट हो सकें, इसलिए ये इतना बजट रिलीज़ किया गया है। रिसेंटली पीएम मोदी ने 77 फुट की एक ब्रॉन्ज स्टैचू है राम भगवान की, वो इनॉग्रेट करी। कहाँ इनॉग्रेट करी? वो इनॉग्रेट करी है साउथ गोवा में। साउथ गोवा में कहाँ पे? काना कोना जगह, काना कोना नाम की जगह है, एक मठ है वहाँ पे, श्री समस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ, ठीक है, इस मठ में इसे इनॉग्रेट करा है। और ये बोला जा रहा है कि राम भगवान की इंडिया की सबसे बड़ी मूर्ति होने वाली है, ठीक है। और इस मूर्ति के जो रचना किसने करी है? इस मूर्ति की रचना करी है राम सुतार जी ने। राम सुतार ये वही फेमस इंसान है जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी की रचना भी करी थी। ओके। फिलहाल में राम सुतार जी ये शांत हो गए हैं, इनकी डेथ हो चुकी है। ओके। इंडिया मार्क्ड कॉन्स्टिट्यूशन डे। हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट करा? 26 नवंबर 2025 को। और इसी दिन भारत ने बी आर अम्बेडकर जी के बस्ट, बस्ट मतलब क्या होता है? बस्ट मतलब ये जो कंधे तक की जो स्टैचू होती है इसे हम बस्ट बोलते हैं। तो बी आर अम्बेडकर जी का बस्ट यूनेस्को में पेरिस में इनॉग्रेट करा, ठीक है, यूनेस्को के हेडक्वार्टर में पेरिस में इनॉग्रेट करा। किसने करा ये? इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव विशाल वी शर्मा, ओके, इन्होंने ये इनॉग्रेट करा। रिसेंटली भारत में फिडे चेस वर्ल्ड कप हुआ, ठीक है। उस वर्ल्ड कप में जीत किसने पाई? उस वर्ल्ड कप में जीते हैं जैवोखिर सिंदारोव। जैवोखिर सिंदारोव ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान से ये बिलोंग करते हैं। इन्होंने फाइनल में हराया चाइना के वी ई को हराया। इस बार जो फिडे चेस वर्ल्ड कप हुआ भारत में गोवा में इस बार ये कंडक्ट हुआ था। तो इस बार भारत के जो चेस प्लेयर्स थे इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी निराशाजनक रही। सबसे आगे जो जा पाए वो थे अर्जुन एरिगैसी, ठीक है, अर्जुन एरिगैसी क्वार्टर फाइनल तक ही पहुंच पाए। हमारे भारत का कोई भी खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं पहुंच पाया, कोई भी सेमीफाइनल फाइनल तक नहीं जा पाया, ठीक है। तो हमें ये विजेता याद रखना है, ये इंडिया में इवेंट हुआ था इसलिए ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैवोखिर सिंदारोव ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं उज़्बेकिस्तान से। और सेकंड आए थे वी और तीसरे आए हैं एंड्री एसिपेंको रशिया से, ओके। और जो एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट होने वाला है फिडे का, वो होने वाला है दोहा में, ठीक है, दोहा में होगा रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप। रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप होगी दोहा में दिसंबर 26 से 30 तक। भारत की एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने एक इतिहास रचा है। ये भारत की पहली प्राइवेट ऐसी एजेंसी बन चुकी है जिन्होंने खुद का एक रॉकेट खुद से डेवलप करा है, उसका नाम है विक्रम 1, ठीक है। कौन सी कंपनी है ये? ये है स्काई रूट एरोस्पेस है।
और ये जो विक्रम 1 ये जो रॉकेट है ये लो अर्थ ऑर्बिट तक, लियो मतलब हमारे अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर जो वहाँ पे सैटेलाइट छोड़ सकता है। और कितने केजी तक का इसकी कैपेसिटी है, 300 केजी तक की सैटेलाइट ये लॉन्च कर सकता है। ठीक है, तो हमें नाम याद रखना है विक्रम 1। और किसे बनाया इसने, स्काई रूट एरोस्पेस ने। ओके, साइक्लोन दितवा रिसेंटली आया था। कहाँ पे आया था ये, श्रीलंका में इसने बहुत बड़ा नुकसान करा था। और इंडिया में भी ये लैंड हुआ था, मगर इंडिया में इसके कारण ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, वहाँ पे इसका थोड़ा प्रभाव था। कुछ जगहों पे काफ़ी हैवी बारिश हुई थी, मगर काफ़ी नुकसान नहीं हुआ इंडिया में। ज़्यादा नुकसान हुआ श्रीलंका में। ओके, तो याद रखना है नाम साइक्लोन दितवा। रिसेंटली यूएन की एक रिपोर्ट आई थी, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा। इन्होंने वर्ल्ड की 10 मोस्ट पॉपुलस सिटी की लिस्ट जारी करी। और इस लिस्ट में जो वर्ल्ड की सबसे पॉपुलर सिटी का जो खिताब मिला है वो मिला है जकार्ता को। ठीक है, जकार्ता है पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलर सिटी। जकार्ता कहाँ थी, इंडोनेशिया में। सेकंड पे है ढाका, तीसरे पे है टोक्यो। भारत की जो सिटी है जो इसमें आई है टॉप 10 में है सबसे ऊपर, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली का है चौथा। पूरे वर्ल्ड में फोर्थ हाईएस्ट पॉपुलर सिटी है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली की पॉपुलेशन यूएन के हिसाब से कितनी है, 3 करोड़। 3 करोड़ है जनसंख्या न्यू दिल्ली की। इस लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में भारत की 2 सिटीज़ है। 2 सिटीज़ का नाम याद रखना है। न्यू दिल्ली चौथे नंबर पे है, एक है कोलकाता, ये है 9th नंबर पे। कोलकाता की पॉपुलेशन कितनी है, लगभग यूएन के हिसाब से 2 करोड़ 25 लाख के आसपास। ओके, नोरो वायरस, ये एक नया वायरस फिलहाल में चल रहा है अमेरिका में। यूएसए और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसका थोड़ा सा प्रभाव महसूस किया जा रहा है रिसेंटली नवंबर के महीने में। और ये जो नोरो वायरस है इसको स्टमक फ्लू भी कहा जाता है। ठीक है, स्टमक फ्लू भी इसे हम कहते हैं। ये काफ़ी फैलने वाला वायरस होता है। और ये जो वायरस है ये फैलता है कंटैमिनेटेड फूड खाने से। ओके, कंटैमिनेटेड फूड, जैसे कि आपने रॉ कच्चा ऑयस्टर खा लिए, शेलफिश खा लिए, इसकी वजह से ये होता है। और जो ये स्टमक फ्लू है, जैसे इसका नाम स्टमक फ्लू, हमें पता चल रहा है कि इसका असर कहाँ होता होगा। इसका असर होता है अपने पेट के ऊपर। ठीक है, इससे उल्टियाँ होती हैं, दस्त होते हैं, पेट में काफ़ी दर्द होता है, जी मचलना, ये सब चीज़ें होती हैं। और ये कहाँ फैल रहा है, ये फैल रहा है यूएसए और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, स्पेशली अमेरिका में ज़्यादा फैल रहा है। तो ये हमें याद रखना है, नोरो वायरस। पंजाब के सीएम है भगवंत मान। उन्होंने एक नया इनिशिएटिव चालू करा है, उसका नाम है इजी रजिस्ट्री। नाम से ही पता चल रहा है रजिस्ट्री जो इजी तरीके से कर सकें, और पॉलिसी का नाम उसी पे रख दिया है, इजी रजिस्ट्री। ठीक है, अब इस पॉलिसी के अंदर क्या होगा कि जो रजिस्ट्रार, कोई से भी रजिस्ट्रार कार्यालय में आप चले जाओ तो उस ज़िले की कोई सी भी भूमि की अगर आपको रजिस्ट्री करवानी हो तो आप वहाँ से करवा सकते हो। रजिस्ट्री का मतलब क्या होता है, जब भी आप ज़मीन किसी से खरीदते हैं तो उस चीज़ का डाटा सरकार के पास जाता है, और उसके लिए आपको एक सरकार को एक टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, तो रजिस्ट्री करने के बाद आप वो ज़मीन आपके नाम करवा सकते हैं किसी भी लोकल तहसील कार्यालय से अपना आवेदन करके। ठीक है, तो पहले सबसे पहला स्टेप होता है रजिस्ट्री करवाना, फिर उसके बाद आप नामांतरण का आवेदन करवा सकते हैं। तो अब से पंजाब में कोई से भी जो उस पर्टिकुलर ज़िले का जो रजिस्ट्रार कार्यालय है वहाँ पे आप कोई से भी पूरे ज़िले के किसी भी भूमि का रजिस्ट्री आप करवा सकते हैं। आपकी लैंड बाउंडेशन ख़त्म कर दी है। ओके, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर, इनके बीच में डिफेंस मिनिस्टर का डायलॉग हुआ था। ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ओके, ये हमें याद रखना है। थर्ड मीटिंग है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इसके बारे में थोड़ी और जानकारी जान लें। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट्स जो दूसरे होते हैं वो होती है एक्सरसाइजेस। एक है सुपर गरुड़ शील्ड, गरुड़ शक्ति, और एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। ठीक है, इनका भी हमें नाम याद रखना है। ओके, रिसेंटली इंडिया की 60th ऑल इंडिया डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, नाम से दिख रहा है डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस। जो पुलिस के जो डीजी और आईजी होते हैं पूरे भारत के, वो इस मीटिंग में सम्मिलित होते हैं। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी, ये हुई थी रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इस मीटिंग की अध्यक्षता करी थी हमारे
पीएम साहब खुद ने करी थी अध्यक्षता। और ये जो मीटिंग थी इसकी थीम थी विकसित भारत सुरक्षित भारत। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं विकसित भारत सुरक्षित भारत। ओके, ये जो मीटिंग है ये ऑर्गेनाइज किसने करवाई थी? ये ऑर्गेनाइज करवाई थी आईबी ने। और ये जो मीटिंग होती है इसका मेन मकसद होता है पूरे भारत की जो सिक्योरिटी है उसके बारे में चर्चा करना, और भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है और उसे किस तरीके से मजबूत किया जाए, तो उस चीज़ के ऊपर ये मीटिंग बेस्ड होती है। ठीक है, इसमें हमारे भारत के सारे इम्पोर्टेंट जो ऑफिसर्स हैं हायर लेवल के वो इसमें पार्टिसिपेट होते हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हम जान लें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने वाला वो ये है कि इसमें जो छत्तीसगढ़ के जो डीजीपी थे उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी, और उन्होंने प्रेजेंटेशन के अंदर ये बस्तर 2.0 का रोड मैप शोकेस करा। उन्होंने बस्तर 2.0 के बारे में बताया। बस्तर 2.0 क्या है? अभी हमें पता है हमारी भारत सरकार जो नक्सलवादी जो ग्रुप्स है उनके पीछे पूरी तरीके से पड़ चुकी है, और नक्सलिज्म को पूरी ख़त्म करने के लिए एकदम फुल फ्लेज्ड एफर्ट लगा रही है हमारी भारत सरकार और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2026 में जब पूरी तरीके से नक्सलिज्म ख़त्म हो जाएगा उसके बाद क्या चीज़ें हम छत्तीसगढ़ में इंट्रोड्यूस करें जिससे कि नक्सलिज्म वापस ना आ सके, और प्लस मेन काम ये रहेगा इसका कि किस तरीके से और डेवलपमेंट आ सके जो नक्सलिज्म की वजह से जो इलाके काफ़ी पीछे छूट चुके हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर चर्चा करी। तो बस्तर 2.0 हमें याद रखना है। फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। इन्होंने एक नई बोल सकते हैं हम नई पॉलिसी एक लॉन्च करी है। इस पॉलिसी के अंदर ये इस साल से 2026 से लगभग 3000 युवाओं को जिनकी उम्र 18 से 19 साल रहेगी उन्हें 10 साल की ट्रेनिंग प्रोग्राम आर्मी के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर डालेंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ फ्रांस का वॉर रेडी हो सके। ठीक है, रिसेंटली क्या हो रहा है कि जैसे हमें पता है यूक्रेन और रशिया के बीच में काफ़ी समय से वॉर चल रहा है, और यूरोप के काफ़ी सारे देश काफ़ी चिंतित है कि वो वॉर उन तक ना पहुंच जाए, और आगे वॉर के लिए वो फुली तरीके से प्रिपेयर्ड रहें। तो इसके लिए कंट्रीज़ अपने अपने तरीके से इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। तो ये फ्रांस का है, साथ ही पोलैंड का मेरे पिछले वीडियो में बताया था। पोलैंड ने भी एक इनिशिएटिव चालू करा है जिसमें वो काफ़ी सारे अपने यूथ हैं उनको ट्रेन करेगा, जिससे उन्हें आगे फ्यूचर वॉर में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। ठीक है, तो ये फ्रांस का टारगेट है, आप देख लेना 10,000 2030 तक और 50,000 2035 तक इनको ट्रेन करने का इन्होंने लक्ष्य साधा है। हमारी देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने अमरावती जो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है उसे भारत की पहली फाइनेंशियल सिटी डिक्लेयर करा है। ठीक है, पहली फर्स्ट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी डिक्लेयर करा है। और इस डिक्लेरेशन के साथ क्या होगा कि जो भारत के जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई हो गया, ठीक है, और पीएनबी हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ऐसे जितने भी हमारे मेजर फाइनेंशियल बैंक्स हैं उन्हें उनके हब खुलेंगे, वहाँ पे उनके सेंटर्स खुलेंगे। साथ ही जो हमारे मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि एलआईसी हो गया, नाबार्ड हो गया, इनके भी सेंटर वहाँ पे खुलेंगे। ठीक है, साथ ही हम और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर हम देखें अमरावती के बारे में, तो अमरावती क्या है? अमरावती पिछले साल ही 2024 में आंध्र प्रदेश की कैपिटल डिक्लेयर हुई थी। इसके पहले आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या थी? हैदराबाद। हमें पता है तेलंगाना जो अलग हुआ था, किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में। तो 2014 में जब से ये दोनों स्टेट अलग अलग हुए हैं, जब से ये कैपिटल शेयर कर रहे थे, ये कैपिटल इन दोनों की शेयर्ड कैपिटल थी हैदराबाद। ठीक है, मगर 2024 में अब हैदराबाद कैपिटल हट के आंध्र प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी अमरावती। ओके, इंडिया हैज़ सिक्योर्ड थर्ड रैंकिंग इन द एशिया पावर इंडेक्स 2025। एशिया पावर इंडेक्स एक आप बोल सकते हैं एक रैंकिंग्स आती है किसके द्वारा? लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा। लोवी इंस्टीट्यूट एक ऑस्ट्रेलिया का एक इंस्टीट्यूट है, ये थिंक टैंक है। इसके द्वारा वर्ल्ड के जो टॉप पावर्स होते हैं उसकी रैंकिंग रिलीज़ करी जाती है, और उसमें इंडिया की रैंक है तीसरी। ठीक है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है और इंडिया के लिए काफ़ी एक अच्छी खबर है। इंडिया को रैंक मिली है थर्ड रैंक। टॉप 3 कौन कौन सी है? यूएसए, चाइना और इंडिया। चौथी है जापान, पाँचवीं है रशिया। इंडिया को इस पे जापान और रशिया से ऊपर रखा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ये हो जाती है कि इसमें इंडिया को मेजर पावर की तरह बताया गया है। ठीक है, और जापान और रशिया मिडिल पावर में आती है। मेजर पावर एक काफ़ी अच्छी बोल सकते हैं कि अचीवमेंट है इंडिया के लिए।
और इंडिया की रेटिंग रिसेंटली काफ़ी सारे देशों ने बढ़ाई है पावर को देखते हुए, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें भारत ने अपनी जो पावर है काफ़ी अच्छे से शोकेस करी थी, और पाकिस्तान के जितने भी हमले हैं उसको हमने काफ़ी अच्छी तरीके से रोका था हमारे एयर डिफेंस के थ्रू। और पूरे वर्ल्ड ने इसको नोटिस करा कि भारत की जो टेक्नोलॉजी है डिफेंस के रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी बढ़ चुकी है, तो उसी कारण से भारत की जो रैंकिंग है ये इसमें बढ़ी है। ओके, रिसेंटली सऊदी अरेबिया में जो उनकी सिटी है रियाद की जो मेट्रो है, रियाद की मेट्रो है 176 किलोमीटर की। ठीक है, जो उनका मेट्रो नेटवर्क है 176 किलोमीटर तक फैला है, और उसमें 85 स्टेशन है। तो जितनी भी मेट्रो ट्रेन चलेगी रियाद के अंदर वो सारी ड्राइवरलेस होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी एक बहुत अच्छा अचीवमेंट है टेक्नोलॉजिकली के पर्सपेक्टिव से हम देखें, और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला है। ठीक है, और ये वर्ल्ड का पहली सिटी ऐसी बन गई है जो ये जिन्हें ये अचीवमेंट मिला है कि वो पूरे मेट्रो अपने स्टेशन, पूरी मेट्रो ट्रेन्स वो बिना ड्राइवर के चला रही है। ठीक है, सारी मेट्रो ट्रेन बिना ड्राइवर के चलने वाली काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट होती है। और ये जो है सऊदी अरेबिया का विज़न 2030 का विज़न है कि उन्हें अपने जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है। साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में उन्हें उनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऐसे रखना है कि जिसमें बिल्कुल भी भीड़ भाड़ ना रहे और जो जनता के लिए बिल्कुल सुविधाजनक रहे। तो इसके लिए वे काफ़ी पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो हमें याद रखना है कौन सी जो पहली सिटी बन चुकी है वो है रियाद। ओके, ड्राइवरलेस मेट्रो। रिसेंटली इटली ने रिलीज़ करा है मिशेल एंजेलो डोम। मिशेल एंजेलो डोम क्या है? ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो इटली की कंपनी लियोनार्डो ग्रुप इन्होंने डेवलप करा है। और ये जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, इसे इसराइल का आयरन डोम सिस्टम है उससे भी बेहतर बताया जा रहा है। इस जो मिशेल एंजेलो डोम जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसके अंदर ये अपनी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों की जो क्षमता है इसको इंटीग्रेट करा है इन लोगों ने। साथ ही ये जो मिसाइल्स जो उनके देश में आएगी या ड्रोन्स आएंगे या फिर कोई भी एरियल टारगेट्स जो आएगा उससे तो बचाव करेगा ही, साथ ही ये उनके देश को जो उनका साइबर सिक्योरिटी है उससे भी साइबर सिक्योरिटी को भी इम्प्रूव करेगा और साइबर अटैक्स से भी बचाएगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कदम है इटली का और काफ़ी अच्छा इसे बताया जा रहा है। और इसमें एक जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है उसे बोल रहे हैं प्रेडिक्टिव एआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब एआई के थ्रू और जो उनको इंटेलिजेंस मिलेगी अपने सारे रेडार्स के थ्रू, इससे ये पता लगा पाएंगे कि हमारे देश को कौन सी खतरे वाली चीज़ आ रही है और उसको प्रॉपर टर्मिनेट समय से कर सकें प्रेडिक्टिव एआई के थ्रू। ओके, असम ने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है। उस इनिशिएटिव का नाम है प्रेरणा स्कीम। इस प्रेरणा स्कीम के तहत क्या होगा, जो असम के 10वीं क्लास के बच्चे हैं उन्हें हर महीने 300 रुपये मिलेंगे ताकि वे अच्छे से बिना पैसे की टेंशन लिए अच्छे से स्टडी कर सकें, और उन्हें स्टडी मटेरियल से लेके स्टेशनरी से लेके कोई किताब से लेके किसी तरीके का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो और ये जो है क्लास 10 के सभी बच्चों के लिए, सभी बोर्ड्स के लिए अप्लाई होगा, जिसमें उनका खुद का जो स्टेट बोर्ड है उसके लिए भी प्लस सीबीएसई के जो बोर्ड है उसके लिए भी ये अप्लाई होता है। ठीक है, ऑपरेशन ईगल फोर्स इस बार कंडक्ट हुआ। ऑपरेशन ईगल फोर्स किसने कंडक्ट करा है? ऑपरेशन ईगल फोर्स कंडक्ट हुआ है 3 एजेंसियों के बीच, ईगल फोर्स तेलंगाना की, एनसीबी और दिल्ली पुलिस के बीच में। और इस ऑपरेशन के अंदर जो नाइजीरियन ड्रग कार्टेल चल रहा था उसका भांडाफोड़ हुआ है। नाइजीरिया से काफ़ी सारे ड्रग्स आ रही थी भारत के अंदर, और पूरे भारत के अंदर ये ड्रग कार्टेल ऑपरेट हो रहा था। तो काफ़ी सारे लोकेशंस पे छापेमारी हुई। साथ ही नाइजीरियन लोगों को, इसमें काफ़ी सारे नाइजीरियन लोगों को हिरासत में भी लिया है। ठीक है, तो यह है ऑपरेशन ईगल फोर्स। नॉर्वे की एक फिल्म है सेफ हाउस, उसे भारत के जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो इंडिया मनाता है गोवा में हर साल, उसमें ये मूवी है सेफ हाउस, इसे मिला है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल। ठीक है, ये जो मेडल है उस मूवी को मिलता है जो गांधी के प्रिंसिपल, जो कि दूसरों की हेल्प करना, शांति, उसको शोकेस करती है। जो इस फिल्म फेस्टिवल की जो कमेटी, उसे लगता है जो ये गांधी के प्रिंसिपल सबसे बेस्ट शोकेस करी उसे ये अवार्ड मिलता है, तो ये सेफ हाउस को मिला है। ठीक है, और ये जो ICFT है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चीज़ जानकारी ले लें। ICFT होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म, टेलीविज़न एंड ऑडियो विजुअल। ये एक यूनेस्को की एडवाइजरी बॉडी है। तो मतलब यूनेस्को और जो भारत का जो ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल
है, ये मिलके इसको अवार्ड को देता है। ठीक है, तो कौन सी फिल्म को मिला है ये मिला है सेफ हाउस को। ओके, IFFI का जो बेस्ट मूवी का जो अवार्ड है, जो भारत इंटरनेशनल मूवी को देता है, वो मिला है स्किन ऑफ यूथ। ये है वियतनाम की मूवी है। ठीक है, और जो बेस्ट मूवी जो रहती है उसका जो अवार्ड का नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है गोल्डन पीकॉक। ओके, असम की सरकार, अभी अगले साल असम में चुनाव होने वाले हैं, तो असम की सरकार वहाँ के जो टी प्लांटेशन में जो वर्कर्स रहते हैं, जो मजदूर रहते हैं, उन्हें लैंड पट्टा प्रोवाइड करवाने वाली है। सभी जो टी प्लांटेशन वर्कर है उन्हें खुद की एक ज़मीन मिलेगी रहने के लिए, जिसपे वो खुद का घर बना सकते हैं। ठीक है, असम की जो टोटल अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज देखें हम, तो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहाँ पे 126 है, जिसमें से जो 35 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पे जो हमारे टी प्लांटर्स है, टी प्लांटेशन करने वाले जो लेबरर्स है, उनके जो वोट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए उनको ज़्यादा है वहाँ की सरकार ने। ठीक है, और इस चीज़ का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस जो ये लैंड इन्हें प्रोवाइड होगी, ये 20 साल तक किसी और को नहीं बेच सकते। ठीक है, और अगर 20 साल बाद बेचेंगे भी तो सिर्फ जो दूसरे जो प्लांटेशन वर्कर है, टी प्लांटेशन वर्कर, उन्हीं को ये बेच सकते हैं। ओके, IMF ने जो भारत की जो ग्रेडिंग है, जो भारत हर हर क्वार्टर में रिलीज़ करता है अपनी GDP ग्रोथ, उस GDP ग्रोथ की जो क्वालिटी है उसे C ग्रेडिंग दी है। मतलब भारत की जो GDP ग्रेडिंग है वो IMF को काफ़ी कमज़ोर लगती है। ठीक है, टोटल IMF 4 ग्रेडिंग देता है गुणवत्ता। जो भी कंट्री अपनी GDP रेटिंग निकाल रहा है उसकी 4 गुणवत्ता ग्रेडिंग होती है, ABCD। ठीक है, तो भारत को मिली है C। और इसका कारण ये है क्योंकि जब GDP अगर आप कैलकुलेट करते हो तो एक बेस ईयर पे कैलकुलेट करते हो, किसी ईयर को रेफरेंस मान के आप आपकी GDP कैलकुलेट करते हो कि आपके यहाँ परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही, ग्रोथ कितना अच्छा हो रहा है। तो जो भारत है वो 2011 से 12, 2011-12 का बेस ईयर लेता है, और IMF का ये मानना है कि जो बेस ईयर है वो हर 5 साल में चेंज होना चाहिए। ठीक है, 5 साल के अंदर होना चाहिए। तो भारत का काफ़ी सालों पुराना है ये 2011-12 का। ठीक है, तो इस कारण से भारत को जो उनकी GDP रेटिंग है वो कम मिली है। ओके, रिसेंटली इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू मनाया, कौन से देश ने मनाया ये? श्रीलंकन नेवी ने। श्रीलंका नेवी की 75th एनिवर्सरी थी और उसी उपलक्ष्य पे इन्होंने इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू रखी। ठीक है, और इस साल की दूसरी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है। पहली जो थी वो थी इंडोनेशिया ने दी थी। ओके, इंडोनेशिया की तरफ से थी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, और ये फरवरी में हुई थी। और अगली जो फ्लीट रिव्यू है वो भारतीय नेवी देने वाली है। कब होगी ये होगी फरवरी के महीने में, और इसका जो थीम है आप देख सकते हैं, यूनाइटेड थ्रू ओशियन एंड स्ट्रेंथनिंग ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप। अभी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू क्या होती है? ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कोई भी जो देश की नेवी है वो दूसरे देशों की नेवी को बुलाती है अपने देश में, और अपनी जो खुद की नेवी है उसको शोकेस करते हैं कि हमारी पावर देखो, हमारी मशीनें देखो, हमारी जहाज़ें देखो, हम कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं, हमारी नेशन की स्ट्रेंथ देखो। तो उस चीज़ के लिए इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू होती है, और सेरेमोनियल परेड्स भी निकलती हैं इसके अंदर। ठीक है, और एक तरीके से इसमें फ्रेंडशिप भी डेवलप होती है कंट्रीज़ के बीच में। दोनों कंट्रीज़ का बॉन्ड, जो कंट्रीज़ और आती है आपके इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में, उनसे आपके रिलेशन भी अच्छे होते हैं। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स का जो वेस्टर्न एयर कमांड है उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, कमांडर कॉन्फ्रेंस। और ठीक है, उसका नाम क्या है? डेवलपिंग कैपेबल इंडियन एयरफोर्स। और इस मीटिंग में हमारे एयर चीफ मार्शल वो भी हिस्सा थे उस मीटिंग का। हमारे जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। ठीक है, और ये हम हमारे एयरफोर्स के कमांड्स देख लेते हैं। हमारे एयरफोर्स के टोटल 7 कमांड्स हैं। वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली में, ईस्टर्न शिलोंग में, सेंट्रल प्रयागराज में, सदर्न तिरुवनंतपुरम, साउथ वेस्टर्न गांधीनगर में। और ये 5 है हमारे अलग से, और ये जो 2 है हमारे, ये है एक ट्रेनिंग कमांड और मेंटेनेंस कमांड। ये ट्रेनिंग कमांड क्या है? बेंगलुरु में है, और मेंटेनेंस कमांड है नागपुर में। ओके, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कमांड्स ऑफ द एयरफोर्स, कमांड्स ऑफ द आर्मी। तो ये भी आप देख लेना एक बार, कमांड्स ऑफ द आर्मी और कमांड्स ऑफ द नेवी ऑल्सो। ठीक है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस ये कहाँ हुई थी? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी बाकू, अजरबैजान। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब पता है, दूरभाष। ठीक है, हम किसी दूर के व्यक्ति से किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं, किस तरीके से बातचीत करते हैं, अपनी बातचीत पहुंचाते हैं, उसे टेलीकम्युनिकेशन बोलते हैं। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर रेडियो आ जाता है, हमारे मोबाइल फ़ोन आ जाते हैं, TV आ जाती है। ठीक है, तो
वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? बाकू, अजरबैजान में। ठीक है, इसका होस्ट कौन था? ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसकी थीम आप यहाँ देख सकते हैं, थीम एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। इसकी थीम क्या है? थीम काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, और भारत की तरफ से कौन थे इनके जिन्होंने लीड करा था? डॉक्टर पेमासानी चंद्रशेखर, ये है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट। विवेक चतुर्वेदी, सीनियर 1990 बैच IRS ऑफिसर, ये नए चेयरमैन बने हैं। किसके बने हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, CBIC के ये नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। इन्हें अपॉइंट किसने करा है? अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, ACC ने। ठीक है, CBIC क्या है? CBIC एक बॉडी है, स्टैचूटरी बॉडी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है भारत सरकार के। और इसका क्या काम रहता है? इसका काम रहता है कस्टम ड्यूटीज़ को देखना, एक्साइज ड्यूटीज़ को देखना, GST टैक्स का कलेक्शन देखना। ठीक है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो GST होता है, कस्टम ड्यूटी होता है, ये आप सर्विसेज के ऊपर देते हैं। आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो या कोई चीज़ परचेज कर रहे हो, कोई चीज़ आपको, जैसे कस्टम ड्यूटी है, आप कोई चीज़ बाहर पहुंचा रहे हो, तो ये आप कुछ सर्विसेज ले रहे हो, तो उसके ऊपर जो डायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं उसे इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं। तो ये CBIC का काम हो रहता है इनडायरेक्ट टैक्सेस देखना। ओके, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, निसार मिशन। ठीक है, नासा और इसरो का एक कंबाइंड मिशन है, निसार मिशन। और इस मिशन में जो इन्होंने सैटेलाइट भेजी थी, निसार सैटेलाइट, इसने अपना जो एंटीना है वो पूरी तरीके से ओपन कर लिया है। 12 मीटर का एंटीना, काफ़ी बड़ा एंटीना है। और ये एंटीने का काम ये है, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस जो अर्थ की है वो ये अर्थ तक पहुंचाएगी। ठीक है, भारत और नासा तक पहुंचाएगी ये। ठीक है, और जो ये निसार सैटेलाइट का मेन पर्पस क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन, अपने हमारे जो वर्ल्ड में किस तरीके से एनवायरनमेंट का असर आ रहा है, कहाँ पे वेजिटेशन का पैटर्न अगर अपने को चेक करना है, वेजिटेशन का पैटर्न चेक कर सकते हैं। और आइस कितनी मेल्ट हुई, कहाँ पे कितनी कितनी आइस है, प्रॉपर तरीके से हम देख सकते हैं। तो हम इस तरीके से जो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसको अच्छी तरीके से इस सैटेलाइट के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑपरेशन सागर बंधु, ये इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा है। कहाँ पे लॉन्च करा है? ये श्रीलंका में लॉन्च करा है। श्रीलंका में हमें पता है कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कौन सा साइक्लोन आया है? साइक्लोन दितवा। साइक्लोन दितवा आया है श्रीलंका में। ठीक है, और वहाँ पे वहाँ के लोगों को हेल्प करने के लिए वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चलाने के लिए, ठीक है, SAR बोलते हैं जिसे, सर्च एंड रेस्क्यू मिशन चलाने के, लोगों को ढूंढने के लिए जो किसी बिल्डिंग के नीचे दब चुके हैं या फिर बह चुके हैं, ठीक है, उन्हें बचाने के लिए। तो और वहाँ के लोगों को एड प्रोवाइड करवाने के लिए, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए ये ऑपरेशन चालू करा है। इसका नाम क्या है? ऑपरेशन सागर बंधु। और उसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के साथ NDRF भी शामिल है। ओके, NDRF भी है इसमें। ओके, यूपी बन गया है भारत का तीसरा राज्य जिसने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 गीगावाट की जो सोलर रूफटॉप की कैपेसिटी है वो हासिल कर ली है। ठीक है, 1 गीगावाट के जो सोलर प्लांट जो एनर्जी निकाल सकते हैं, इतनी एनर्जी निकालने लायक सोलर प्लांट यूपी के छतों पे लग चुके हैं। इसका मतलब ये है। ओके, इसके पहले 1 गीगावाट का जो मार्क टच कर रहे हैं जो स्टेट्स, वो कौन कौन से हैं? गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, अब ये जो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, ये लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी फरवरी 2024 में। और इसका टारगेट है 1 करोड़ घरों में हम सोलर प्लांट लगा सकें। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो आप सोलर प्लांट लगाते हैं उसका जो 40% खर्चा है वो सरकार देती है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये चार्ट देख लेना कि आपके घर के जो कंजप्शन है, घर के कंजप्शन के हिसाब से जितनी यूनिट है, जैसे यहाँ 0 से 150 यूनिट है, तो उसमें आपको कितने सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी लगेगी? 1 से 2 किलोवाट की। और 150 से 300 अगर आपके घर में यूनिट हर महीने खर्च होती है तो आपको 2 से 3 किलोवाट का प्लांट लगेगा। और 300 से अबव वाले के लिए इतना लगेगा। ठीक है, और ये जो सहायता राशि सरकार प्रोवाइड करवाती है वो ये रही। ओके, और जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट हर बार काफ़ी बार एग्जामों में आता है, तो इसे भी हम देख लेते हैं। 1 किलोवाट में होती है 10 की पावर 3, मतलब 1000 वाट। ठीक है, 1 मेगावाट में होते हैं 10 की पावर 6 वाट्स। ठीक है, 1 गीगावाट में होते हैं 10 की पावर 9। 3 के मल्टीप्लिकेशन में चल रहा है, किलो, मेगा और गीगावाट। देखो 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 9। ठीक है, ये हमें याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और घर में जो हम 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं बिजली, 1 यूनिट बिजली को हम क्या बोलते हैं? 1 किलोवाट आवर। ठीक है, जो 1 यूनिट जो हम खपत करते हैं
वो क्या होती है 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर का मतलब जब हम 1 घंटे में 1 किलोवाट यूज़ करते हैं तो वो 1 यूनिट कहलाती है। ठीक है, मतलब अगर आप 1 घंटे में 1000 वाट इस्तेमाल कर रहे हो बिजली का तो वो 1 यूनिट बिजली की खपत कहलाएगी। और उसमें कितनी एनर्जी बिजली खपत होता है, ये बिजली का खपत, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 1 यूनिट बिजली में इतने जूल ऑफ एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऑफ एनर्जी इन 1 यूनिट ऑफ एनर्जी, इन 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉरी। इंडिया अपना पहला नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने वाला है, NCRRI। ये कहाँ खुलने वाला है, चिड़िया टापू, साउथ अंडमान में। ये जो नेशनल कोरल रीफ रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नाम से दिख रहा है, जो हमारी कोरल रीफ्स होती है इसके रिसर्च का काम होगा इसमें। ठीक है, और कहाँ खुलने वाला है ये, चिड़िया टापू, साउथ अंडमान में। ओके, ये जो हमारा बोल सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कोरल्स होते हैं काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव है या फिर ये बोल सकते हैं जो खुलने वाला इंस्टीट्यूट, ये कौन सी मिनिस्ट्री देखने वाली है, ये देखेगी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, और थोड़ा सा हम कोरल्स के बारे में जान लेते हैं, कोरल रीफ्स के बारे में। जो कोरल रीफ होते हैं ये 2 पार्ट में होते हैं। एक तो कोरल पॉलिप जो इसका जानवर होता है। ठीक है, ये जो आपको कलरफुल दिख रहे हैं ये जानवर होते हैं, ये प्लांट नहीं होते। ठीक है, इनके ऊपर एल्गी चढ़ी होती है। ये एल्गी क्या करती है, इन दोनों के बीच में कोरल जो जानवर होता है और जो एल्गी होती है, इनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चलती है। ठीक है, और ये जो कलर है, ये कलर आता है एल्गी के कारण ही कलर आता है। जो आप अलग अलग कलर देख रहे हैं ये एल्गी का कलर है। ठीक है, जानवर का कलर नहीं होता है। ओके, और ये जो एल्गी है इसका नाम क्या है, ज़ूज़ैंथली। ओके, ज़ूज़ैंथली इसका एल्गी का नाम है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। जो ये एल्गी होती है ये क्या करती है, एल्गी हमें पता है एल्गी के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। तो एल्गी के अंदर जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वो खाना बनाएगी। जब वो खाना बनाएगी तो वो खाना का यूज़ कौन करता है, जो कोरल पॉलिप है वो कोरल पॉलिप उस खाने का यूज़ करता है। और एल्गी का इसमें क्या फ़ायदा होता है, एल्गी का फ़ायदा ये होता है इसमें कि एल्गी को रहने की जगह मिल जाती है, सेफ जगह। ये जो कोरल पॉलिप्स है ये एल्गी को डेवलप होने के लिए काफ़ी एक अच्छी जगह एल्गी के लिए मानी जाती है। ओके, अब जो ज़ूज़ैंथली है, जो एल्गी है, ये क्या करती है, सनलाइट का CO2 का वाटर यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करती है। हमें पता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। ठीक है, सनलाइट का CO2 का वाटर का यूज़ होकर क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ओके, तो ये जो खाना है वो कौन खाता है, हमारे जो कोरल पॉलिप है वो खाता है। और जो कोरल पॉलिप क्या प्रोवाइड कराता है, शेल्टर। ठीक है, और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जानवर रिलीज़ करता है वो एल्गी के काम आता है। प्लस जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस जो जानवर का वेस्ट जो रिलीज़ होता है वो भी एल्गी के काम आता है। ओके, ये हमारे भारत में जो मेन मुख्य जगह है जहाँ पे एल्गी पाई जाती है, सॉरी कोरल रीफ्स पाई जाती है, वो ये है गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार एंड अंडमान एंड निकोबार। ये आप नाम देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 4 टाइप की मुख्यतः जो कोरल रीफ्स होती है उनके नाम ये है, फ्रिंजिंग पहला, दूसरा बैरियर, उसके बाद तीसरा प्लेटफॉर्म और चौथा है अटोल रीफ्स। ये 4 टाइप की रीफ्स पाई जाती है। ओके, अब जो कोरल रीफ्स होते हैं इन्हें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम इनकी एक डेप्थ होती है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। और अगर इनका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके बाद ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। प्लस अगर उधर का एनवायरनमेंट अगर ख़राब होता है बाय पोल्यूशन और बाय एनी रीज़न, या फिर कुछ गंदगी जा रही है या फिर कुछ एनी वी कैन से कि कोई केमिकल पॉइजनस केमिकल उस एरिया में जा रहा है, पानी दूषित कर रहा है, तो उसकी वजह से भी कोरल ख़राब हो जाता है। और इन्हें एक से बहुत सेंसिटिव एक इकोसिस्टम चाहिए रहता है और उसी इकोसिस्टम में ये डेवलप कर पाते हैं। और उस इकोसिस्टम से अगर थोड़ा सा भी डिफ्रेंशिएट होता है तो ये मरना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है लगभग 23 से 29 डिग्री, और ये जो पाई जाती है ये 50 मीटर के डेप्थ तक ही पाए जाते हैं। मतलब ये आपको ज़मीन के आसपास ही मिलेंगे। ज़मीन से जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो गहरे समुद्र में ये नहीं मिलते हैं। ओके, और कोरल ब्लीचिंग काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है, जब ये आप ये देख सकते हैं कोरल, जब इसके ऊपर से पूरी एल्गी ख़त्म हो जाती है तो इसका पूरी कलर रिमूव हो जाता है, तो इसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। ठीक है, ये पूरा इसका कलर हट गया, पूरी एल्गी ख़त्म हो गई, इसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। इसके मेन कारण क्या है कोरल ब्लीचिंग के, पानी का टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है,
ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर ओवरऑल पूरे वर्ल्ड का बढ़ता है तो पानी का भी बढ़ेगा, तो उसके कारण से ये मरना चालू हो जाते हैं। पॉल्यूशन मैंने भी बताया, और सैलिनिटी की वजह से भी। और एग्ज़ाम में एक बहुत काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ ये कहाँ पे आती है? ये आती है ऑस्ट्रेलिया में। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये कोरल रीफ के लिए फेमस है। ओके, राजस्थान ने इस बार जीता है 41st ऑल इंडिया गवर्नर कप। ओके, ये जो ऑल इंडिया गवर्नर कप है ये कौन कंडक्ट करवाता है? ये करवाता है सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन। इसमें टोटल 16 टीम ने पार्टिसिपेट करा और ये खिताब जीता है राजस्थान की टीम ने, और राजस्थान ने फाइनल में हराया है सर्विसेज की टीम को। ओके, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं नौबा मेती। ओके, आयुष म्हात्रे हैं, इन्होंने अभी एक इंडियन रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है रोहित शर्मा का। ये यंगेस्ट ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में अपनी सेंचुरी लगाई है। यंगेस्ट प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगा चुके हैं, इनका नाम है आयुष म्हात्रे। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट, लिस्ट ए क्रिकेट प्लस T20, फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए और T20 तीनों फॉर्मेट में इन्होंने सेंचुरी लगा चुके हैं और इन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट क्या होता है? फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो होता है जो टेस्ट मैच की तरह होते हैं अपने इंडिया में जो खेला जाता है। इंटरनेशनली बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया में जो खेले जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जैसे कि रणजी ट्रॉफी होती है, ये टेस्ट मैच की तरह होती है। ठीक है, 3 से 5 दिन जो चलती है, और साथ ही जिसमें ओवर की कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड ओवर्स का जो गेम होता है, जिसमें हर टीम 2-2 इनिंग्स खेलती है। और जो लिस्ट ए क्रिकेट होता है, इसमें एक टीम 50-50 ओवर खेलती है और एक एक इनिंग्स की ये पारियाँ खेलती है। एग्जाम्पल विजय हजारे। ठीक है, मेघालय ने रिसेंटली लॉन्च करा है उनका पहला नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑर्गेनिक वीक। इस ऑर्गेनिक वीक में मेघालय अपने यहाँ की जो उनकी ऑर्गेनिक फसलें हैं उसको प्रमोट कर रही है, जिससे कि वहाँ के लोकल प्रोड्यूसर्स का जो फसल जो उत्पादन है वो बाहर के जो विदेश के लोग हो चाहे इंडिया के लोग हो वहाँ से खरीद के ले जा सकें, और मेघालय की भी जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है और ज़्यादा बढ़ सके। और इसमें 13 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट करा, और इन्होंने अपना जो उनका GI टैग खासी मैंडरीन है, ये संतरा होता है खासी मैंडरीन मेघालय का, ये आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी फ़ोटो है। इसका काफ़ी यूनिक फ्लेवर होता है, काफ़ी मिठास काफ़ी अच्छी होती है, और खटास का जो एक लेवल होता है काफ़ी अच्छा होता है, तो इसका टेस्ट वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। ठीक है, और वहाँ के टर्मरिक स्पाइसेस को शोकेस करा दुनिया के सामने और इंडियन ट्रेडर्स के सामने। ओके, सो यहीं होता है हमारा ये सेशन ख़त्म। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लॉन्च करूँगा। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।